To become Shadow Monarch or become Shadow Monarch episode 91। जैसे ही चारों पेट उस एलियन पर अटैक करने के लिए आगे वह एलियन रोर करता है और उसके रोर करते ही चारों जो लेवल 9 के पेट थे वो चारों ऐसे पीछे की ओर जाते हैं जैसे वो कुछ थे ही नहीं। लेकिन वह एलियन इस अटैक के बाद और भी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि उस एलियन ने जैसे ही अपना विंड अटैक लॉन्च किया वैसे ही उसके एक्सपोज सिर वहां आंख बाहर आ गई और खून लगातार बहे जा रहा था, जिसके बाद देखते ही देखते वह एलियन नीचे गिर गया और कुछ ही देर बाद मर भी गया। उसके बाद अनिका ने एक बार और कंफर्म किया कि यह एलियन सच में मार गया है या नहीं। जब ये बात कंफर्म हो गई कि यह एलियन मार चुका है तब जाकर सभी उसके पास जाते हैं और वो लोग देखते हैं। यह एलियन बहुत ही अजीब है, आज से पहले मैं कभी भी ऐसा एलियन नहीं देखा जिसका आधा शरीर कुत्ते का और आधा शरीर भेड़िए का है और चेहरा शेर का है। अनिका उसको देखती हुई कहती है कि तभी उन्हें अपने पीछे से वैसी ही आवाजें सुनाई देती है जैसी इस एलियन ने निकाली थी जब उसने रोर किया था। भागो सभी, इसके और साथी भी आ रहे हैं। भागो, इशिता सभी से कहती है और फिर सभी एक पेट पर बैठ जाते हैं जो सबसे फास्ट था, क्योंकि इस वैली कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां से चारों पेट एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इसलिए सभी ने इशिता के थंडर एलिमेंट पेट पर बैठ जाते हैं जो स्पीड के मामले में बाकी पेट से ज्यादा फास्ट था। इशिता का पेट एक पैंथर था, इसलिए उसके पेट का फास्ट होना ऑब्वियस था। जैसे जैसे वो चारों आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके पीछे शेर के मुंह वाले एलियंस की संख्या बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते उन एलियंस की संख्या पहले 10 फिर 20 और अब लगभग 100 से ऊपर थी। इशिता, रुकना मत, नहीं तो हम सब हमेशा के लिए रुक जाएंगे, इसलिए जब तक जान है तब तक अपने पेट को दौड़ाते रहना। अनिका पीछे देखती हुई इशिता से कहती है। लेकिन अनिका, मैं अपने पेट को ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रख सकती हूँ, हम सबको कोई दूसरा पेट चाहिए ताकि यह अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर कर सके। यदि हमने इसे ऐसे की दौड़ाते रहे तो कुछ समय बाद यह अपने आप ही जमीन पर गिर जाएगा। इशिता सभी से कहती है। मैंने तो पेट की एनर्जी ड्रेन के बारे में सोचा ही नहीं, पर हम रुक नहीं सकते हैं इशिता, अभी के लिए रुकना मत, तब तक मैं कोई रास्ता निकलती हूँ। अनिका कहती है। कुछ दूरी तक जाने के बाद वो चारों देखते हैं कि उनके आगे एक इंसान अचानक से आ गया और देखते ही वह आगे से गायब हो गया। वह इंसान इतना फास्ट था कि उन चारों में से किसी ने भी उसका चेहरा तो क्या, उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि वह इंसान भी है या नहीं। और फिर उन चारों को पीछे से एलियंस की चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही उन लोगों ने पीछे देखा तो वो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि एक सेकंड पहले तो उन्होंने उस इंसान की पीछे जाते हुए देखा और एक सेकंड बाद ही उनके पीछे वाले एलियंस में से कई दर्जन एलियंस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हुए, और वह इंसान अभी भी उन एलियंस की पूरी सेना के बीच घूमे जा रहा था और हर एक सेकंड में कई सारे एलियंस के सिर हवा में दिखाई दे रहे था। अगले 20 सेकंड में सैकड़ों की संख्या के एलियंस में से एक भी एलियन जिंदा नहीं बचा था, सभी टुकड़े टुकड़े हुए जमीन पर पड़े हुए थे। वहां की जमीन और दीवारें पूरी तरह से खून से सँग गई थी। इधर अनिका, इशिता, निधि और जय चारों भी रुक गए थे, क्योंकि इससे आगे जाने का रास्ता पत्थरों से बंद हो रखा था, इसलिए वो लोग और आगे नहीं जा पा रहे थे। इसलिए वो चारों लोग उस इंसान को देखे जा रहे थे। हालांकि इस इंसान की पीठ उन चारों की तरफ होने के कारण वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो सभी इस आदमी के बारे में सोच रहे थे कि तभी वो चारों एक साथ बहुत ही ज्यादा आवाजें सुनते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसके बाद देखते ही देखते उस वैली में बाढ़ की तरह एलियंस उस आदमी पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस बार वो एलियंस अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बहुत से डिफरेंट टाइप के एलियंस आ रहे थे जिनकी संख्या हजारों में थी। अब तो हम गए, जय कहता है। जय के ऐसा कहते ही वह आदमी पीछे मुड़ता है और उन चारों की तरफ आने लगता है। जैसे ही उन चारों ने उसका चेहरा देखा वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि शाय था, जिसने अपने सारे एलिमेंट को ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर चुका है, जिसके कारण उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तो शाय है, जय हड़बड़ाती हुई आवाज में कहता है। तुम चारों जल्दी से तुम्हारे पीछे वाले गेट के अंदर जाओ। शाय जोर से सभी को आवाज देता हुआ कहता है। जैसे ही उन्होंने शाय की आवाज सुनी वो सभी पीछे देखते हैं। अब तक जहां पर पत्थरों से रास्ता बंद हो रखा था, अब वो सभी पत्थर अपने आप दूर होने लगे। जब सारे पत्थर रास्ते से हट गए तब वो चारों देखते हैं कि उस रास्ते पर एक बहुत ज्यादा बड़ा खुला मैदान है। वह मैदान इतना बड़ा था कि उसके सामने एक क्रिकेट स्टेडियम भी छोटा पड़ जाए।
तुम चारों सोच क्या रहे हो, जल्दी से उस ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। शाय फिर उन सभी से कहता है। शाय के कहते ही वो सभी उस ग्राउंड में चले जाते हैं। उसके बाद वो चारों शाय को देखने लगते हैं। इशिता जैसे ही शाय को देखती है उतने में ही शाय अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाता है जैसे पहली बार इशिता के पेट के सामने से गायब हुआ था, और अगले ही सेकंड शाय उन सब के सामने आ जाता है, जिसको देखकर इशिता बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अब शाय थंडर से ज्यादा फास्ट था कि वह लिटरली ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं। उसके बाद शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन करता है, लेकिन इशिता, अनिका, जय और निधि को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी एलियन की फोर्स के सामने एक छोटा से पेट की सम्मन करने का क्या फायदा, जबकि इनमें से एक एलियन ने भी 4-9 लेवल पेट को ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। और इस फोर्स में तो सैकड़ों की संख्या में शेर के मुंह वाले एलियन है जो विंड एलिमेंट का यूज भी कर सकते हैं। इशिता शाय को कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वह बीच में ही रुक गई, क्योंकि जैसे इशिता जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी उसके के ऊपर एक परछाई आ गई जो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वह परछाई शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की थी, जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस पूरे मैदान को ढक सा लिया था। इशिता और निधि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की इस फॉर्म को देखकर डर सा गए थे। वो सभी जहां पर खड़े हुए थे उसके ऊपर आग की तरह दिखाई देने वाले पंख थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे कि वह पंख उन सभी को कभी भी राख बना सकते हैं। फ्लेम, तैयार हो जाओ अपनी अल्टीमेट आर्ट दिखाने के लिए। शाय अपने पेट के सिर पर खड़ा होकर फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है। हिलो तुम चारों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पेट फ्लेम पर आ जाओ, नहीं तो तुम नीचे ही जल जाओगे। शाय अनिका, इशिता, निधि और जय से कहता है। शाय के कहते ही उन्होंने बिना सोचे समझे फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर आ गए। अनिका, जो इस टीम की सबसे स्मार्ट मेंबर थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या सोचे। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान है वो असल में शाय ही है क्या, क्योंकि अनिका को शाय बहुत ज्यादा अलग फीलिंग दे रहा था, और ऐसा ही हाल जय का भी था। लेकिन वो सभी अभी शाय से कुछ नहीं पूछते हैं, और पूछते भी क्या, उनके मन के सवाल शाय की देखते ही गायब हो जाते। 9 फ्लेम आर्ट डिस्ट्रॉयर हेलफायर। जैसे ही वो सारे एलियंस उस ग्राउंड से 500 मीटर की दूरी पर थे, तभी शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर की लेवल 9 आर्ट को कास्ट करता है, और फिर उसके बाद जो होता उसे देखकर उन चारों के मुंह और आंखें सब खुली की खुली रह गई। जैसे ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपनी 9 फ्लेम आर्ट से अटैक करता है, वैसे ही वह वैली पूरी तरह से डार्क रेड फायर से भर जाती है। डिस्ट्रॉयर की हेल फायर इतनी पावरफुल थी कि उस फ्लेम की लगते वैली से बाहर भी निकलने लगी थी, जबकि उस वैली की गहराई काफी ज्यादा थी। उसके बाद फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने हेल फायर का अटैक रोक दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस वैली में जहां से वो सारे एलियंस दौड़ते हुए आ रहे थे, वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की हेल फायर आग ने वैली की दीवारों को भी जला दिया था, जिसके कारण अब वहां का रास्ता बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया था। लेकिन उस फायर से एक एलियन अभी भी बच गया था, जिसको देखकर शाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे इशिता ने नोटिस कर लिया था। फ्लेम, इन चारों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर से नीचे उतरता हुआ कहता है, फिर उस एलियन की तरफ चला जाता है। जब इन चारों ने उस एलियन को देखा तो वो चारों और ज्यादा शॉक्ड रह गए, क्योंकि वह एलियन एक इंसान लग रहा था, और जैसे जैसे वह एलियन और नजदीक आया तो वो देखते हैं कि यह कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में मॉन्स्टर है, क्योंकि उस एलियन के 4 हाथों के साथ 2 टेंटिकल्स थे जो उसकी पीठ पर लगे हुए, जो उस एलियन के हाथ जैसा काम कर रहे थे। इंसानी कीड़े, तूने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसका हर्जाना सभी की मौत से चुकाना पड़ेगा। वह एलियन शाय को वार्निंग देता हुआ कहता है। क्या क्या, यह एलियन अभी अभी बोला? जय उस एलियन की बात सुनकर सभी से पूछता है, लेकिन जय को कोई भी जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो तीनों भी उतने ही सरप्राइज थे जितना जय था। लेकिन इशिता की नजरें उस एलियन पर ना होकर शाय पर थी, क्योंकि इशिता को शाय की ऐसे खतरनाक सिचुएशन में स्माइल देना बहुत ही ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस था। इसलिए इशिता अभी भी शाय की इस स्माइल के पीछे का राज को समझने की कोशिश कर रही थी। फाइनली वो समय आ ही गया जब मैं एक एस क्लास डिमन से फाइट करूंगा। काफी समय के बाद जाकर मुझे एक एस क्लास डिमन मिला है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि यह मेरे किसी भी पेट के अटैक को बहुत ही इजीली सरवाइव कर सकता है, लेकिन क्या यह मेरे नॉर्मल अटैक्स को सरवाइव कर पाएगा या नहीं? शाय अपने चेहरे एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता हुआ सोचता है।
उसके बाद वह एलियन अपने पीठ से एक बोन यानी कि एक हड्डी से बना हुआ हथियार निकलता है और फिर वह चिल्लाते हुए शाय की तरफ और भी तेजी से आने लगता है। To become Shadow Monarch or Become Shadow Monarch एपिसोड 92 एस क्लास डेमन। उसके बाद वह एलियन अपने पीठ से एक बोन यानी कि एक हड्डी से बना हुआ हथियार निकलता है जिसके चारों तरफ विंड बहुत ही पावरफुल तरीके से फ्लो कर रही थी और फिर वह चिल्लाते हुए शाय की तरफ और भी तेजी से आने लगता है। शाय उस एलियन को अपनी तरफ आता देखता है, वह भी अपने फायर एलिमेंट की फायर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसी एलिमेंट से दो खंजर क्रिएट करता है। उसके बाद उन खंजरों के साथ शाय भी बहुत तेजी से उसकी तरफ भागता है। जैसे ही उन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं वैसे ही वहां पर भारी मात्रा में विंड और फायर का टकराव दिखाई देता है और साथ में बहुत तेज आवाज की जेनरेट होती जिसको सुनकर चारों ने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए थे। उस टक्कर की फोर्स के कारण दोनों पीछे के और काफी दूर तक चले। अब वहां पर एक काफी बड़ा होल पड़ गया था। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या शायद इससे जीत पाएगा? अनिका उस डिमन की पावर्स को देखती हुई बाकी सबसे कहती है। दिया आपने देखा ना, शाय की पावर्स भी उसके बराबर ही है, इसलिए वह आराम से जीत जाएगा। जय अनिका की बात सुनकर उससे कहता है, लेकिन यह आखिर किस टाइप का एलियन जो इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट है? अनिका कंफ्यूज होती हुई अपने आप से पूछती है। उसके तुरंत बाद ही शाय ने उसे कुछ ही सेकंडों में उस डिमन को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। इतने कम समय में वह डिमन कुछ भी नहीं समझ पाया था। एस ग्रेट डिमन मैंने जितना सोचा था उसके काफी कमजोर है, इसलिए इस पर ज्यादा समय बर्बाद करना समय की बर्बादी ही होगी। इसकी पावर्स से मैं डिमन लॉर्ड की पावर्स को एसूम कर सकता हूँ। मैं जहां तक सोच रहा हूँ डिमन लॉर्ड की पावर्स उससे कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिमन गॉड कितना पावरफुल होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। शाय अपने मन में सोचता है। इधर जब उस डिमन को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी तो उसने अपना फाइनल अटैक करने के लिए सारी ताकत को एकजुट करने लगा। उसके बाद उस डिमन की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंड साइक्लोन क्रिएट होने लगा जिसको देखकर शायद थोड़ा हैरान था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह डिमन करना क्या चाहता है। हालांकि शाय को किसी बात का डर नहीं था क्योंकि इन 2 सालों में उस एनर्जी झरने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और साथ ही उसने अपने सारे एलिमेंट को फुली अपग्रेड लेवल 12 तक कर लिया था, जबकि यह डिमन सिर्फ एक एलिमेंट की लेवल 9 की पावर को नहीं झेल पाया। कुछ ही पलों में शाय को समझ आ गया कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ही शाय को समझ आया उसने तुरंत ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर कहा। फ्लेम उन चारों को अपने पंखों के अंदर लो। जैसे शाय का ऑर्डर फ्लेम डिस्ट्रॉयर को मिला वैसे ही वह पहले अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट से बाहर आ गया जिससे वो चारों नीचे गिर गए। हालांकि वहां पर डेजर्ट की रेतीली मट्टी होने से उन चारों को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में वापस आ गया और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपनी पीठ शाय की तरफ करके उन चारों को अपने पंखों से ढक लिया। इधर शाय ने भी अपने फायर एलिमेंट से एक बहुत बड़ी फायर शील्ड क्रिएट कर ली ताकि फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एक एस ग्रेट डिमन शाय के फ्लेम डिस्ट्रॉयर को मार सकता है। जबकि शाय को यह अटैक बहुत पावरफुल लग रहा था, इसलिए उसने बिना किसी लापरवाही के अपने दोस्तों और अपने पेट की प्रोटेक्शन के लिए शाय ने पहले ही फायर शील्ड क्रिएट कर ली। उसके बाद इस डिमन का शरीर बहुत ही पावरफुली ब्लास्ट हो गया जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट हो गया। वह होल सर्किल शेप में था जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर थी। वह सर्किल अब देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिज्जा जा आखिरी स्लाइस बिना खाए छोड़ दिया हो और वह आखिर स्लाइस शाय वाला था जहां पर शाय और उसका पेट के साथ वो चारों भी थे। शाय की फायर शील्ड में उस एरिया को बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन उस डिमन की विंड फोर्स की वजह से फ्लेम डिस्ट्रॉयर के पंखों पर कुछ कट्स आ गए थे जिसके कारण उनमें से खून बहना भी स्टार्ट हो गया था जिससे फ्लेम डिस्ट्रॉयर दर्द में रोर करता है। जैसे ही शाय अपने पेट की हालत देखता है वह तुरंत ही उसे वापस ले लेता है ताकि वह वापस शाय के रियल्म में जाकर हील से अपने घावों को हिल करवा सके। रियल्म वह जगह है जहां पर शाय के सारे पेट्स और एंजल रहते हैं।
इधर अनिका, इशिता, निधि और जय ने जैसे ही वह धमाका सुना वो चारों डर गए। वो सभी फ्लेम डिस्ट्रॉयर के पंखों के अंदर थे, इसलिए वो चारों बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। और अब जब फ्लेम डिस्ट्रॉयर यहाँ से चला गया तब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता कि ऐसा सीन तो वो चारों अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। उनके सामने अभी तक जो वैली थी उसका नामो निशान मिट गया और उसकी जगह इस बड़े से होल ने ले ली। यहाँ का काम खत्म हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं, शाय बड़े ही कैजुअली से कहता है। इधर चारों ने जैसे ही यह सुना तो वो फिर से हैरान हो गए। वो चारों सोच रहे थे कि शाय इतनी कैजुअली कैसे बोल सकता है। उन्होंने ऐसी पावरफुल फोर्स आज से पहले कभी नहीं देखी और शाय इसे बड़े ही हल्के में ले रहा। आज के दिन उन चारों को जितने सरप्राइज मिले उन्हें नहीं लगता था कि आगे कभी इतने सरप्राइज का सामना फिर से होगा। अभी रात होने वाली है, यदि तुम चारों वही खड़े रहे तो तुम चारों इस डेजर्ट में रहने वाले कीड़ों के शिकार जरूर बन जाओगे। शाय फिर सभी को कहता है। हाँ क्या? अनिका हैरानी से बाहर निकलती हुई शाय से पूछती है। मैंने कहा है कि चलो यहाँ से, नहीं तो इस डेजर्ट में रहने वाले कीड़ों का शिकार बन जाओगे। शाय फिर सभी से कहता है। शाय की बात सुनकर सभी शाय के पीछे पीछे चलने लगे हैं। बाय द वे, तुम सब एक साथ यहाँ पर कैसे? शाय उन चारों से पूछता है। हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे थे जो अपने दोस्तों के साथ इस वैली में शिकार के लिए गया था, अनिका शाय को बताती है। तुम लोग तो जानते हो कि यह वैली कितनी खतरनाक है, फिर भी तुम लोग इस वैली में क्यों उतरे? शाय अनिका को पूछता है। हम सब तो इशिता को बचाने के चक्कर में नीचे गिर गए थे, अनिका शाय को बताती है। अच्छा, तो इशिता जी आप वैली के अंदर क्या कर रही थी? शाय फिर से पूछता है। वो मैं जानबूझकर वैली में नहीं गई, मुझे रोहित और उसके दोस्तों ने धोखे से मुझे इस वैली में गिरा दिया। इशिता थोड़ी हड़बड़ती हुई आवाज में शाय से कहती है। अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे पिता अथॉरिटी के हेड की पोस्ट से हट गए हैं क्या? शाय इशिता से पूछता है। हाँ, पर क्यों? इशिता शाय से पूछती है। कुछ नहीं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, सभी अपने अपने पेट्स को सम्मन कर लो ताकि हम जल्दी से पहुँच सके। शाय कहता है। लेकिन हमें जल्द से जल्द शेल्टर जाना होगा, अनिका शाय को बताती है। पर क्यों? शाय पूछता है। क्योंकि रोहित और उसका परिवार अरोड़ा फैमिली के साथ मिलकर श्रीवास्तव फैमिली को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए हमें शेल्टर जल्दी पहुंचकर अवनी और क्वीन मैम को बताना होगा, अनिका कहती है। लेकिन क्वीन और अवनी शेल्टर की सबसे पावरफुल लोगों में आती है, तो उन्हें कोई कैसे मार सकता है? शाय कंफ्यूजन के साथ पूछता है। अग्रवाल फैमिली ने एक ऐसी टैबलेट का निर्माण किया ही जिसको खाते ही वह उस इंसान की सारी एलिमेंटल एनर्जी की एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वह इंसान अगले 15 दिन तक एक नॉर्मल इंसान बनकर रह जाता है। वह किसी भी एलिमेंट पावर का यूज नहीं कर पाता है सिवाय अपने पेट के संबंध को छोड़कर। इशिता उस गोली के बारे में शाय को सब कुछ बताती है। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि अग्रवाल या अरोड़ा फैमिली की श्रीवास्तव फैमिली से ऐसी भी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से वो सभी क्वीन और उसके पूरे परिवार को मारने पर तुले हुए हैं? शाय पूछता है। जितना मैं जानती हूँ वो सिर्फ इस प्लेनेट और अर्थ की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फैमिली बनना चाहते हैं जिससे उनका पूरा कंट्रोल इस प्लेनेट पर हो सके। और रही बात अरोड़ा फैमिली की, क्वीन ने उनके एक फैमिली मेंबर को मारा था क्योंकि उसने मेंबर ने शेल्टर की कई लड़कियों के जबरदस्ती की और फिर उन्हें मारकर शेल्टर के गेट के बाहर फेंक देता था। एक दिन उसने क्वीन की बेटी अवनी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन क्वीन ने पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया था और अब वो लोग उसी का बदला ले रहे हैं, अनिका कहती है। फिर शाय उनकी बातों को पूरी तरह से समझता है और फिर वह अनिका से पूछता है। यहाँ से शेल्टर कितनी दूर है? करीब 15 से 20 दिन की दूरी पर है, अनिका कहती है। और तुम्हारे हिसाब से रोहित और उसके दोस्त अब से कितने दिन में शेल्टर पहुंच जाएंगे? शाय फिर से पूछता है। करीब 13 से 16 दिन में, अनिका कहती है।
फिर कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम लोगों को शेल्टर 10 दिन में ही पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी मैं अपने पेट का यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसके पंखों में चोट लग गई है जिसके कारण वह अभी घायल है, लेकिन अगली सुबह तक वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब हम सब शेल्टर के निकल जाऊंगा। शाय कहता है। उसके बाद शाय इशिता के पेट पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शाय इशिता के पेट पर जाकर बैठा वैसे ही सभी लोगों शाय को देखने लगे। इधर इशिता भी सरप्राइज के साथ शाय को देखे जा रही थी। क्या मैं अपने पेट का यूज नहीं कर सकता हूं? और साथ ही साथ इशिता का पेट साइज में ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम दोनों बहुत इजीली इस पर आ जाएंगे। शाय उन सभी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर शाय उन सभी से कहता है। उसके बाद सभी अपने अपने पेट को लेकर शाय की बताई हुई दिशा में चले जाते हैं। लेकिन इशिता अभी भी अपने पेट के साथ वहीं पर खड़ी हुई थी क्योंकि शाय के अचानक उसके पीछे बैठने से इशिता अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी जो उसे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुई। आज से पहले इशिता जब भी शाय को देखती थी तब उसे हमेशा शाय को पीटने या मारने का मन करता था, लेकिन अब जब शाय उसके इतने करीब है तब भी उसके मन में शाय को कुछ भी करने का ख्याल नहीं आ रहा था। उसका शरीर तो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। इशिता जी किस सोच में हो, बाकी सारे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। शाय इशिता को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए इशिता से कहता है। हाँ हाँ, अभी चलती हूँ। इशिता अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है। टू बिकम शैडो मोनाट और बिकम शैडो मोनाक एपिसोड 93। इशिता जी किस सोच में हो, बाकी सारे हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। शाय इशिता को उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए इशिता से कहता है। हाँ हाँ, अभी चलती हूँ। इशिता अपनी सोच से बाहर आती हुई कहती है। उसके बाद वो सभी एक गुफा में चले गए जहां पर शाय पिछले कुछ दिनों से रह रहा था। यह मेरा छोटा से शेल्टर है, आज तुम सब इसी शेल्टर में रहना है। शाय सभी को कहता है। उसके बाद शाय उन सभी को अंदर ले जाता है, फिर वह अपने लिए कुछ खाना जमा करने के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही शाय सबसे पहले एक सेफ जगह को खोजता है ताकि उसे कोई देख न सके। उसके बाद शाय अपने स्पेस एलिमेंट पेट को सम्मन करता है। वह स्पेस पेट देखने में एक लोमड़ी जैसा था जिसके 4 पंख थे, लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं सकता था। स्पेस वॉरियर, जल्द से जल्द मुझे मिडिल माउंटेन पर टेलीपोर्ट करो। शाय उस स्पेस एलिमेंट जिसका नाम स्पेस वॉरियर है उससे कहता है। उसके बाद वह पेट अपनी मास्टर के ऑर्डर्स को मानता हुआ अपनी एक आर्ट की कास्ट करता है। उसके बाद उस पेट के चारों पंख के आगे के पूरे भाग नीले रंग में ग्लो होने लगते हैं और उसके तुरंत बाद ही शाय मिडिल माउंटेन पर बनी उसी गोल्डन गुफा में आ गया। वहां पहुंचकर शाय सबसे पहले अपने पेट के क्लोन को देखता है जो अभी भी इसी गुफा में था, क्योंकि शाय का स्पेस वॉरियर शाय को तभी टेलीपोर्ट कर सकता है जहां पर पहले से उसने अपना एक क्लोन छोड़ रखा हो। इसलिए शाय सिर्फ मिडिल माउंटेन की गोल्डन गुफा और डेजर्ट के पास वाली गुफा के बीच टेलीपोर्ट कर सकता है। शाय जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वह देखता है कि उस झरने के पास एक लड़की बैठी हुई तक जो पूरी तरह से दूध की तरह सफेद थी। उसके बालों से लेकर उसके कपड़ों तक सब कुछ सफेद था, लेकिन उसके कान बहुत ज्यादा अजीब थे क्योंकि उसके कान देखने में किसी कुत्ते या फॉक्स जैसे थे। शाय उस लड़की को देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पास चला जाता है। फॉक्सी, क्या तुमने अपनी पूरी पावर्स अनलॉक कर ली क्या? शाय उस लड़की से पूछता है जिसका नाम फोक्सी था। उस लड़की ने जैसे ही शाय की आवाज सुनी वह अपनी आंखें खोलती है और फिर शाय को देखने लगती है। जी मास्टर, मैंने अपनी सारी पावर्स को अनलॉक कर ली है, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? आपको कुछ दिन बाद आने वाले थे ना? फॉक्सी शाय से पूछती है। हमें अभी ही इस माउंटेन से निकलना है ताकि कल सुबह हम सब शेल्टर जा सके। इसलिए मैं तुम्हें और थोड़ा खाना लेने आया हूँ। यदि तुम्हारी सारी पावर्स अनलॉक हो गई तब तुम मेरी मदद कर दो। शाय फॉक्सी से कहता है। उसके बाद शाय और फॉक्सी दोनों मिलकर उस गोल्डन केव से अपना सारा सामना ले लेते हैं।
फॉक्सी शाय की सोल एलिमेंट पेट है जो एक फॉक्स है, लेकिन वह तभी अपनी फॉक्स रूप में आती है जब वह फ्लेम डिस्ट्रॉयर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन फ्लेम डिस्ट्रॉयर जितनी बड़ी नहीं होती है। फॉक्सी जब ट्रांसफॉर्म होती है तब वह एक हाफ फॉक्स और हाफ ह्यूमन फॉर्म में रहती है। फॉक्सी का ऊपर का शरीर तो इंसान का और नीचे का पूरा शरीर फॉक्स का बन जाता है। शाय ने फॉक्सी को गोल्डन गुफा के एनर्जी झरने के पास इसलिए छोड़ रखा था ताकि यह सोल एलिमेंट की एनर्जी से अपनी पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बना सके, लेकिन एनर्जी के इस झरने में सोल एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम होने के कारण फॉक्सी को इतना समय लग गया था। सब कुछ समेट लेने के बाद शाय ने फॉक्सी को वापस रियलम में भेज दिया और खुद सामान के साथ वापस डेजर्ट वाली गुफा में आ गया। गुफा में आते ही शाय देखता है कि वो चारों लोग शाय के सामने खड़े हो गए, जिसे देखकर शाय थोड़ा हैरान हो गया। क्या हुआ, तुम सब ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हुए हो? शाय सभी से पूछता है। हम सबको माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह बहुत बुरा था, उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज प्लीज, तुम चाहो तो हम तुम्हारे कुछ भी कर सकते हैं, पैर भी पड़ सकते हैं, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। सभी लोग एक साथ शाय से कहते हैं। नहीं नहीं, यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी भी तुम लोगों की बातों का बुरा माना ही नहीं और ना ही तुमसे किसी बात से नाराज हूं, तो फिर माफी किस बात की? मैंने हमेशा से तुम लोगों को अपना दोस्त माना है, इसलिए अब से माफी मांगना बंद करो। शाय सभी से कहता है और फिर वह उनके सामने से चले जाता है। इधर जैसे ही शाय के मुंह से ये सब निकला वैसे सभी के चेहरे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उन्हें लगा कि शाय कभी भी इतनी आसानी से उन सबको माफ नहीं करेगा, लेकिन शाय ने तो इतनी आसानी से माफ कर दिया। इधर इशिता ने भी बाकी सब के साथ मिलकर शाय से माफी मांग ली, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया कि शाय रोहित जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ रोहित जो अपना मतलब निकलने के बाद उसे कोई मतलब नहीं रहता था, उसके बाद वह आदमी मरे या जिंदा रहे, लेकिन शाय ऐसा नहीं था। उसने खुद भी कई बार शाय को मारते मारते रह गई, उसके बाद भी शाय ने बिना एक सेकंड सोचे उसे और बाकियों को बचा लिया। और अब इशिता का नजरिया भी काफी बदल गया था, अब वह भी अपने घमंड को दूर रखकर शाय से माफी मांग रही थी, जो कि शाय के लिए भी काफी सरप्राइज की बात थी। जब शाय ने इशिता को भी अपने सामने अपना सिर झुकाए खड़े देखा तो वह भी काफी हैरान रह गया, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत खुश भी था, क्योंकि कम से कम इशिता जो उसका बचपन का प्यार थी वह थोड़ी बहुत तो बदली, उसके लिए यही काफी था। उसके बाद सभी खाना खाने बैठ गए थे। एक तरफ अनिका, निधि और जय ने अपना अपना खाना निकाल लिया था जो शेल्टर से चलते वक्त अपने साथ लिया था, और दूसरी तरफ शाय भी अपना खाना खाने में लग गया था, लेकिन इशिता उन सभी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी, क्योंकि इशिता पिछले एक दिन से भूखी थी और उसके पास अपना खाना भी नहीं था। इशिता का सारा खाना रोहित के दोस्तों के पास था, और जब इशिता उनसे अलग हुई तो इसका खाना भी उन्हीं के पास रह गया था, इसलिए इशिता भूख के कारण शाय और बाकियों की तरफ लालच भी नजरों से देखे जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। अनिका और शाय को इशिता की हालत को ऑलरेडी पता थी, लेकिन शाय ने इशारे से अनिका को कुछ भी कहने से मना कर दिया, जिसके कारण अनिका और बाकी दोनों ने भी कुछ नहीं बोला। अब इशिता के मुंह में पानी आने लगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था इशिता से रहा नहीं जा रहा था, वह बार बार अपने पेट पर हाथ फेरती है ताकि सभी का ध्यान उसकी भूख पर जाए, लेकिन सभी अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। असल में इशिता से पूछा नहीं जा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसे आगे से ही खाना ऑफ हो जाता था, इसलिए उसने कभी पूछा ही नहीं, और वह खुद से खाना लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ देर तक वह खाने को देखती है। अब उससे रहा नहीं जा रहा था, जिसके कारण इशिता वहां से उठकर गुफा से बाहर चली आती है। शाय इशिता को बाहर जाता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है। वह उम्मीद कर रहा था कि इशिता अपने लिए खाना मांग लेगी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शाय डिसाइड करता है कि वह पहले अपना खाना कंप्लीट करके इशिता के लिए खाना ले जाएगा। इधर इशिता गुफा के बाहर आकर पास के एक पत्थर पर बैठ जाती है, और फिर वह रात के अंदर में आसमान के तरफ देखने लग जाती है कि इतने में इशिता को अपने पैरों से कुछ लगने का एहसास हुआ। इशिता ने जैसे ही नीचे देखा, वहां पर छोटा सा फ्लेम डिस्ट्रॉयर था जो बार बार अपने सिर से इशिता के पैरों को मारे जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे की ओर गिर जाता था।
फ्लेम डिस्ट्रॉयर का ऐसा रूप देखकर इशिता सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह फ्लेम डिस्ट्रॉयर वही है क्या जिसने एक फ्लेम में सारे एलियंस को राख में बदल दिया था। फिर वह फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने छोटे छोटे पंखों को इशिता के पैरों से लिपटा लेता है और कुछ देर बाद इशिता के पैरों को वापस छोड़ देता है। ऐसा फ्लेम कई बार करता जाता है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर इशिता खुश हो जाती है और फिर वह भी उसके साथ खेलने लग जाती है। कुछ देर बाद शाय इशिता के लिए खाना लेकर बाहर आ जाता है। शाय देखता है कि इशिता फ्लेम के साथ बच्चों की तरह खेल रही है। उसके बाद शाय इशिता के पास आकर बैठ जाता है। फ्लेम अंदर जाकर अनिका दी से अपने घावों को ठीक करवा लो। शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है, ये लो तुम्हारा खाना, जब भूख लगी हो तब खाना मांग लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। शाय इशिता की खाना देता हुआ कहता है, मैंने पहले कभी खाना नहीं मांगा इसलिए नहीं कह पाई। इशिता शाय से कहती है, मैं जानता हूं लेकिन कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी होती है जिसमें हमें वो काम करने पड़ते हैं जो काम हमने पहले कभी नहीं किए होते हैं। शाय कहता है, शाय जल्दी अंदर आओ। इतने में अनिका शाय को आवाज देती हुई कहती है। उसके बाद सही इशिता को वही छोड़ता हुआ अंदर आ जाता है, लेकिन एक बार इशिता को देखता है। वह देखता है कि इशिता की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसको देखकर शाय को लगा कि रोहित के धोखा देने से यह आंसू आए हैं। फिर इस बारे में शाय ज्यादा नहीं सोचता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों में अनिका बाहर आती है। जब अनिका बाहर आती है तब वह देखती है कि इशिता की आंखों में आंसू आ रहे थे। इशिता, क्या हुआ? रोहित की वजह से दुखी हो क्या? अनिका इशिता के पास जाकर उससे पूछती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बस शाय की एक बात से मॉम की याद आ गई। मॉम की बहुत याद आ रही है। इशिता कहती है, मैं भी कई बार घर वालों को मिस करती हूँ। अनिका कहती है, तो तुम्हें कभी रोना नहीं आता है क्या? इशिता पूछती है, आता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तब मैं शाय की सिचुएशन याद कर लेती हूँ, जिसके बाद मुझे रोना तो नहीं आता है। अनिका कहती है, शाय की ऐसी भी क्या सिचुएशन है जिसको याद करने भर से तुम अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेती हो? इशिता पूछती है, तुम्हें पता है क्या कि शाय अनाथ है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, तो तुम इमेजिन कर सकती हो कि इसकी सिचुएशन हमारे से कितनी बदतर होगी, और साथ में इसके कोई दोस्त भी नहीं है। जब हमें अपनी घरवालों की याद आती है तो हम या तो अगले दिन या कुछ दिनों बाद घर पर चले जाते हैं, जबकि शाय के तो घरवाले ही नहीं है, तो वह कैसे अपने आप को संभालता होगा? यही सोचकर मैं अपने आप संभाल लेती हूँ। एक बात और, उस रोहित जैसे इंसान के लिए कभी भी अपने आंसू मत बहाना। अनिका कहती है, और इसके बाद वो दोनों कुछ और बात करते हैं और फिर सोने के लिए चले गए थे। जय ने पहले ही अपनी अर्थ एलिमेंट एनर्जी से सभी के लिए अलग अलग कमरे बना दिए थे। 1401-1309 टू बिकम शैडो मोनार्क और बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 94। शे सेव हिज मॉम। अगली सुबह सभी लोग शेल्टर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाय ने सबसे पहले अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद शाय ने अपने विंड एलिमेंट पेट समन किया, जिसका नाम साइक्लोन था, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी शाय उससे बातें कर रहा था। शाय और बाकी सब के लिए यह पेट इनविजिबल है। शाय को सिर्फ इसकी प्रेजेंस के द्वारा पता चलता था कि उसका पेट उसके पास है या नहीं। शाय को ये तक नहीं मालूम था कि इस पेट की शेप कैसी है। साइक्लोन, तुम्हें फ्लेम डिस्ट्रॉयर को तेज उड़ने में मदद करनी होगी ताकि हम सब शेल्टर 6 से 8 दिन में पहुंच जाए। शाय अपने विंड पेट साइक्लोन से कहता है। साइक्लोन भी अपने मास्टर के ऑर्डर को मानता हुआ वैसा ही करता है जैसा उसके मास्टर ने करने को कहा था, और फिर जब फ्लेम डिस्ट्रॉयर हवा था तब साइक्लोन अपनी आंच की मदद से फ्लेम डिस्ट्रॉयर की गति और भी तेज कर देता था। इसी तरह शाय और बाकी सब अगले 8 दिन में वो सभी शेल्टर पहुंच जाते हैं। शेल्टर के गेट पर पहुंचते ही सभी ने क्वीन और अवनी के बारे में पूछते हैं। क्या आपको क्वीन और अवनी के बारे पता है कि वो दोनों कहां पर है? सभी एक साथ शेल्टर के गेट से आ रहे इंसान से पूछते हैं।
मैंने क्वीन मैम को अभी अभी शेल्टर से बाहर जाते हुए देखा है, जो ग्रीन हिल की तरफ जा रही थी, और अवनी उसको मैंने कुछ देर पहले मिस्ट्री प्लेनेट के पोर्टल की तरफ जाते हुए देखा था। वह आदमी शाय और बाकी सब से कहता है, थैंक यू। शाय उस आदमी को कहता है, तुम चारों अर्थ पर अवनी के पास जाओ, मैं यहाँ पर क्वीन को रोहित और उसके परिवार के प्लान के बारे में बताता हूँ। शाय सभी को कहता है। उसके बाद इशिता, अनिका, निधि और जय चारों अर्थ के लिए निकल जाते हैं ताकि वह अवनी को ढूंढ सके। शाय भी ग्रीन हिल की तरफ चला गया ताकि वह क्वीन की ढूंढ सके। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। इधर आराध्या यानी क्वीन अरोरा फैमिली के लोगों के बीच फंसी हुई थी, साथ ही साथ उसके सारे एलिमेंट पेट भी मारे गए थे। अब आराध्या के पास कोई और तरीका नहीं बचा था कि वह अपने आप को बचा सके। क्वीन, अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारी मौत पक्की है और बहुत जल्दी तुम्हारी बेटी और बाकी श्रीवास्तव फैमिली के मेंबर को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। अविनाश अरोरा आराध्या से कहता है। जब तक ये लोग आराध्या के पांचों एलिमेंट पेट से फाइट कर रहे थे, तब तक शाय भी उनकी जगह पर पहुंच जाता है। शाय वहां पर पहुंचकर देखता है कि बहुत से लोग शाय के सामने खड़े हैं और उन सभी के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो आराध्या थी, जिसकी पीठ शाय की तरफ थी। जैसे ही शाय वहां पर पहुंचा, वैसे ही आराध्या को छोड़कर अविनाश और बाकी सब ने भी शाय को देख लिया था। इधर शाय ने जैसे ही ऐसा दृश्य देखा, वह समझ गया कि अग्रवाल और अरोरा फैमिली दोनों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू भी कर दिया। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। अविनाश शाय को देखता हुआ कहता है। अविनाश जैसे ही यह कहता है, वैसे ही आराध्या भी पीछे मुड़कर देखती है और बाकी सब भी शाय को देखने लग जाते हैं। आराध्या ने जैसे ही शाय को देखा, उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी की स्माइल आ गई, लेकिन शाय ने जैसे ही आराध्या का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शाय अभी जो चेहरा देख रहा है, उसको वह बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वह अपनी मॉम का चेहरा हर रोज अपनी फैमिली फोटो में देखा करता था, और आज वैसा का वैसा चेहरा शाय अपनी आंखों के सामने देख रहा था। ये लो, अब तो क्वीन का बेटा भी आ गया। लगता है कि क्वीन का पूरे परिवार को मौत मेरे ही हाथों लिखी है। क्वीन, तूने जैसे मेरे बेटे को मारा था, आज मैं भी पहले तुम्हारे बेटे को मरूंगा और फिर तुम्हारी बेटी और आखिर में तुम्हें मरूंगा। अविनाश शाय को देखता हुआ क्वीन से कहता है। शाय, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज और मुझे माफ कर देना, मैंने इतने दिनों तक अपने आप और अवनी को तुमसे छुपाए रखा। आराध्या शाय से कहती है, लेकिन शाय की नजरें सिर्फ अपनी मॉम के चेहरे पर थी, और जब शाय ने अपनी मॉम की बात सुनी तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वह धीरे धीरे आराध्या यानी अपनी मॉम की तरफ बढ़ता रहता है। आराध्या ने कई बार शाय को यहाँ ना आने के लिए कहा, लेकिन शाय ने कुछ भी नहीं सुना, वह तो लगातार आगे बढ़ रहा था। जैसे ही शाय अपनी मॉम के पास पहुंचा, वैसे शाय ने अपने हाथों से अपनी मॉम के चेहरे को छुआ और वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आज कई सालों के बाद शाय के आंखों से आंसू आ रहे थे। मॉम, सच में आप ही हो ना? शाय की अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज कई सालों बाद वह अपनी मॉम से मिल रहा है, इसलिए अपने आराध्या के चेहरे को छूता हुआ शाय पूछता है, मैं ही हूँ शाय, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। आराध्या शाय से माफी मांगती हुई कहती है, मॉम। शाय इतना ही कहता है और फिर वह आराध्या के गले लग जाता है। आराध्या के गले लगते ही शाय रोने भी लग जाता है। आखिरी कई सालों तक अकेले रहने के बाद फाइनली वह अपनी मॉम से मिल पाया। काफी देर तक ऐसा ही चलने के कारण अब अविनाश इरिटेट होने लगा और फिर वह अपने आदमियों को कहता है, ये ड्रामा बहुत हो गया है, अब उन दोनों को खत्म कर दो, हमें इसके अलावा और भी कई काम है, पूरे दिन यही नहीं रहना है। अविनाश कहता है। अविनाश के कहते ही उसके आदमियों में से दो आदमी शाय और आराध्या को मारने के लिए जाते हैं। उन्हें लगा कि क्वीन अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकती और शाय अभी एक 22 का लड़का है, इसलिए वो दो लोग जो लेवल 9 के थे, वही उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा होंगे।
लेकिन वो दोनों लोग जैसे ही आराध्या और शाय के पास पहुंचे वैसे ही वो दोनों राख में बदल गए। उन दोनों को ऐसे अचानक से राख में बदलता हुआ देखकर बाकी सब डर सा गए थे, लेकिन थोड़ा सा डर तो अविनाश अरोड़ा भी गया, लेकिन उसने देख लिया था कि कैसे वो दोनों मारे गए। उसके बाद शाय और आराध्या के पीछे से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। जो शाय का पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर था वह कूदता हुआ उन दोनों के पीछे से आता है और फिर शाय और आराध्या के पैरा के लिप जाता है। इधर शाय भी अब तक शांत हो गया था और फिर वह अपनी मॉम को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उनसे पूछता है, मॉम आपको कहीं पर भी लगी तो नहीं? नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आराध्या शाय से कहती है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी बिल्कुल शांत हो जाए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस आराम करिए। फ्लेम कुछ भी करना पड़े लेकिन मॉम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। शाय पहले अपनी मॉम से कहता है और फिर अपने पेट फ्लेम की तरफ देखता हुआ उससे कहता है। शाय का ऑर्डर मिलते ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर आराध्या के पास आकर बैठ जाता है। तुम्हारा पीदी वाकई बहुत शानदार है, लेकिन तुम और तुम्हारी मॉम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते हो, इसलिए अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। अविनाश बड़ी ही अरोगेटली शाय से कहता है, लेकिन शाय कुछ भी नहीं कहता है और फिर वह धीरे धीरे अविनाश और बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है। इधर अविनाश की हालत खराब हुए जा रही थी, क्योंकि अब जब शाय धीरे धीरे उनके पास आ रहा था तब अविनाश को शाय की पावर्स का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होने लगा, जिसे देखकर अविनाश ने तुरंत सभी से कहा, सभी लोग अपने अपने पेट के फ्यूज हो जाओ। क्या पर क्यों, एक बच्चे के सामने हम अपने पेट के साथ फ्यूजन क्यों करें, हम इसे ऐसे ही खत्म कर देंगे। उन आदमियों के बीच से एक आदमी सभी से कहता है, जितना कहा है उतना करो। अविनाश गुस्से में सभी से कहते हैं और फिर अविनाश और इसके परिवार के बाकी मेंबर, जिनमें सक्षम अरोड़ा भी थे, वो सभी अपने अपने पेट्स के फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद वो सभी किसी बीस्ट से कम नहीं लग रहे थे। क्या हुआ, डर गए? लेकिन मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। शाय अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल के साथ अविनाश से कहता है, तुम आखिर हो क्या? एक ह्यूमनॉइड बैल के रूप में बदला हुआ अविनाश शाय से पूछता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी माँ को रुला के अच्छा नहीं किया। शाय फिर सभी से कहता है। इधर आराध्या शाय की पावर्स को सेंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त वह सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, इसलिए वह शाय की पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसी वजह से वह काफी परेशान थी। इसी वजह से वह कई बार शाय के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने आराध्या को पहले ही रोक लिया। आराध्या के देखते ही देखते शाय भी एक पेट के साथ फ्यूज हो जाता है। शाय का पेट के साथ फ्यूजन खत्म होते ही शाय एक स्केलेटन में बदल जाता है। इस फॉर्म में शाय का चेहरा पूरा स्केलेटन के चेहरे की तरह बदल गया और उसके खाली आंखों में रेड ओरा ग्लो होने लगा था और उसके सिर पर काले कपड़े का हुड था। इसके साथ ही उसके फेफड़े की पसलियां भी बाहर दिखाई देने लगी थी। शाय का बाकी शरीर काले कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ था। अब शाय और भी ज्यादा डेंजरस लगने लग गया था। अब उसके हाथ में एक स्काइट भी आ गया, जो पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ था। शाय किसी पेट के साथ फ्यूजन नहीं किया था, उसने स्केलेटन क्वीन यानी स्केली डार्क एंजल के साथ फ्यूजन किया था, ताकि वह इन सब को जल्द से जल्द खत्म करके अपनी बहन, जो अभी भी अर्थ पर अजय और उसके लोगों के कब्जे में है, शाय नहीं चाहता था कि वह अर्थ पर पहुंचने में देरी ना कर दे, नहीं तो वो लोग अवनी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फ्लेम कोई भी इस जगह से भागने की कोशिश करे उसे जान से मार देना। शाय फ्लेम की तरफ देखता हुआ कहता है। शाय के इतना कहते ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में आ जाता है, ताकि उससे कोई भी बचकर न जा सके। फ्लेम डिस्ट्रॉयर की ट्रांसफॉर्म स्टेट को देखकर कई लोगों का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया और उन लोगों में शाय की मॉम आराध्या भी थी। फिर अचानक से अविनाश और उनके लोगों के सामने से गायब हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही उन सभी के सामने खड़े 5 लोग के शरीर अपने पेट के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। सारे अपने अपने एलिमेंट बैरियर लगा लो।
जैसे ही उन लोगों के टुकड़े हुए, अविनाश चिल्लाते हुए सभी से कहता है, इतने में कुछ लोग और मारे गए। उन लोगों के मारने के अगले ही पल शाय सभी के सामने आ जाता है। अब की बार उसका हथियार खून से भरा हुआ था। ये देखकर कुछ तो वहां से भागने भी लगे, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते वो सभी भी राख बन गए। 1401-1309 टू बिकम शैडो मोनार्क और बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 95। सारे अपने अपने एलिमेंट बैरियर लगा लो। जैसे ही उन लोगों के टुकड़े हुए, अविनाश चिल्लाते हुए सभी से कहता है, इतने में कुछ लोग और मारे गए। उन लोगों के मारने के अगले ही पल शाय सभी के सामने आ जाता है। अब की बार उसका हथियार खून से भरा हुआ था। ये देखकर कुछ कमजोर दिल वाले तो वहां से भागने भी लगे, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते वो सभी भी राख बन गए। तुम लोगों को सच में लगता है कि इतना कमजोर बैरियर मुझे रोक पाएगा? शाय सभी से कहता है और उसके बाद वह अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख देता है। शाय के हाथ जमीन के कांटेक्ट में आते ही जमीन से अनगिनत छोटे छोटे स्केलेटन बाहर आने लगे और फिर सीधे भागते हुए अविनाश और उसके लोगों द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे छोटे स्केलेटन बैरियर से टकराते वैसे वैसे वो सभी धूल बन जाते, लेकिन उन लोगों की हालत खराब होने लगी क्योंकि उन छोटे स्केलेटनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार उनके बैरियर से टकराए जा रहे थे, जिससे कारण उस बैरियर को बनाए रखने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। ये छोटे छोटे स्केलेटन कब खत्म होंगे? मैं और ज्यादा बैरियर को बनाए नहीं रख सकता हूँ। उन लोगों में से एक कहता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों ने उस बैरियर को और ज्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाए और कुछ ही सेकेंडों में सारे एरिया का बैरियर हट गया। बैरियर के हटते ही शाय एक बार फिर से वहां से गायब हो गया और फिर एक एक करके सभी लोगों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। कुछ ही समय में वहां के सारे लोग मारे गए सिवाय अविनाश और सक्षम को छोड़कर बाकी सबकी लाशें जमीन पर बिछी पड़ी थी। क्या हुआ मिस्टर? तुम जो भी हो, मुझे लगा कि तुम मुझे और मेरी मॉम को जान से मारने वाले हो। शाय अविनाश से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अविनाश गुस्से में चिल्लाता है और फिर दोनों अविनाश और सक्षम अपने अपने एलिमेंट की फुल पावर्स के साथ शाय पर अटैक करते हैं। सक्षम एक वाटर कैनन क्रिएट करता है जबकि अविनाश स्नो स्पाइक्स क्रिएट करता है, लेकिन वो दोनों अपने अपने अटैक लॉन्च कर पाते उससे पहले सक्षम का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और अविनाश के हाथ और पैर कटकर अलग हो गए थे। शाय की ऐसी स्पीड देखकर अविनाश और सक्षम दोनों हैरान थे। पहले जब शाय गायब हुआ था तब इन्हें लगा कि शाय टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब उन्होंने शाय की रियल स्पीड देखी है। कुछ ही पलों में सक्षम अरोड़ा भी मौत की नींद सो गए और अब बारी थी अविनाश की। मेरी बहन को तुम्हारे बेटे ने कहां पर रखा हुआ है? शाय अविनाश के पास आकर पूछता है। यदि मैंने नहीं बताया तो तुम क्या कर लोगे? अविनाश हंसता हुआ शाय से कहता है। अविनाश इस मोमेंट पर पूरी तरह श्योर हो गया कि वह मरने वाला है, इसलिए अब वह इस लड़के को कुछ भी नहीं बताएगा। कोई बात नहीं है, यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं अपने आप जान लूंगा कि मेरी बहन कहां पर होगी। शाय अविनाश से कहता है और उसके बाद शाय अपने एक एलिमेंट पेट सम्मन करता है। वह पेट देखने में पूरा लाल ह्यूमन जैसा, लेकिन लंबाई भी बहुत बड़ा था। उसकी आंखें भी नहीं है और उसके शरीर की जगह जगह टेंटिकल्स उगे हुए थे। शाय का ये पेट ब्लड एलिमेंट का पेट है। साथ ही साथ शाय का ये पेट सबसे ज्यादा डरावना व सबसे ज्यादा क्रीपी था। यह क्या है? अविनाश इस क्रीपी पेट को देखता हुआ पूछता है। कुछ नहीं, बस ये तुम्हारा दिमाग में घुसकर मेरी बहन के बारे में पता लगाएगा कि उसे तुम्हारे लोगों ने इस वक्त कहां पर रखा हुआ है। शाय अविनाश से कहता है। उसके बाद शाय का ब्लड एलिमेंट पर अविनाश की बॉडी के साथ जुड़ जाता है। ब्लड एलिमेंट पेट के जुड़ते ही अविनाश बहुत तेज चिल्लाता है और फिर उसके कटे हुए हाथ और पांव से खून भी रुक जाता है। अविनाश के पूरे शरीर पर लाल रंग की नशे बन गई थी और उसकी आंखें भी पूरी तरह खून से भर गई थी। उसके कुछ ही सेकंडों के बाद ही अविनाश की पूरी बॉडी से खून ही खून निकलने लगा और फिर वह मर गया। कभी भी लालच और पैसों के लिए इतनी बड़ी गलती मत करना जिससे तुम अपने ही पैसों को यूज ना कर पाओ। ये सब करके इसे क्या फायदा हुआ? शाय अविनाश की खून से भरी हुई बॉडी को देखता हुआ कहता है और फिर वह अपनी मॉम के पास चला जाता है।
शाय की मॉम जा हैरानी से मुंह खुला था क्योंकि उसके बेटे ने 5 मिनट से कम समय में इतने पावरफुल लोगों को ऐसे मार दिया जैसे कि वो सब अभी बच्चे थे। क्या हुआ मॉम, आप इतनी हैरान क्यों लग रही हो? शाय स्केलेटन क्वीन से अलग होता हुआ अपनी नॉर्मल ह्यूमन में आ जाता है और फिर अपनी मॉम को पूछता है, शाय तुम इतने कम समय में कितने स्ट्रॉन्ग बन गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आराध्या शाय से कहती है, आपका बेटा हूं, इतना कमजोर तो हो नहीं सकता हूं। शाय हल्की सी स्माइल के साथ अपनी मॉम से कहता है, चलो अब मुझे अपनी बहन से मिलना है। शाय फिर से अपनी मॉम से कहता है और उसके बाद शाय अपनी मॉम को उतने में सहारा देता है और फिर वो दोनों शेल्टर के लिए निकल जाते हैं। शेल्टर पहुंचकर वहां पर खड़े हुए क्वीन की बॉडीगार्ड क्वीन और शाय को देखते ही क्वीन को संभालने के लिए उनकी तरफ भागने लगते हैं। सारे वही रुक जाओ, मैं अभी अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे अभी मेडिकल स्टाफ की जरूरत नहीं है। आराध्या अपने सभी बॉडीगार्ड से कहती है, जी क्वीन मैम आप जैसा कहे। उनमें से एक बॉडीगार्ड क्वीन से कहता है, अब से तुम सब मुझे क्वीन की जगह मेरे नाम आराध्या से ही बुलाना। और यह बात सबको कह दो कि मेरा असली नाम क्वीन नहीं बल्कि आराध्या है और सब लोग उसी नाम से बुलाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाय और आराध्या दोनों पोर्टल की तरफ जाते हुए आराध्या अपने लोगों से कहती है। शेल्टर के लोगों ने जैसे ही शाय के बारे में सुना वो सभी हैरानी से शाय को देखने लगे। क्या ये शाय सच में क्वीन का वही बेटा है जो आज से कई सालों पहले मर चुका था, लेकिन जब यह मार चुका था तब ये फिर से जिंदा कैसे हो गया? शेल्टर के लोगों में से एक कहता है, मैंने तो सुना था कि क्वीन और उसके परिवार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बेटे की बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि क्वीन का बेटा मरा है या नहीं, एक दूसरा व्यक्ति कहता है। एक मिनट, क्वीन के बेटे का नाम भी तो शाय श्रीवास्तव था, तो ये सच में वही शाय ही है क्या? एक और कहता है, यदि क्वीन अपने मुंह से शाय को अपना बेटा बता रही है तो यही शाय उसका बेटा होगा ना? और अब तो क्वीन ने अपना मास्क और अपना निक नेम भी हटा दिया है ना? शेल्टर के लोगों में से एक और सभी से कहता है, मॉम आपको अभी आराम करना चाहिए ना कि मेरे साथ अर्थ पर जाना चाहिए। शाय अपनी मॉम से कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे अवनी की चिंता हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर आराम नहीं कर सकती हूँ, मैं जल्द से जल्द अवनी को भी देखना चाहती हूँ। आराध्या शाय से कहती है, ठीक है, लेकिन अब तक तो अनिका, इशिता, निधि और जय भी अवनी के पास पहुंच गए होंगे और साथ ही साथ इशिता ने अपने मॉम और डैड को भी बुला लिया होगा। इसलिए जहां तक आपको अवनी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। शाय अपनी मॉम को शांत करवाने के लिए यह बोलता है, हालांकि यह बात तो वह भी बहुत अच्छे से जानता था कि अविनाश के बेटे के पास इतने कमजोर लोग तो नहीं ही होंगे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आराध्या शाय से कहती है। फिर वो सभी पोर्टल से सीधे अर्थ के मेट्रो स्टेशन के पास आ गए और फिर वहां से शाय और आराध्या के साथ साथ आराध्या के बॉडीगार्ड भी मेट्रो में आराध्या के साथ बैठ गए। सर आप जल्द से जल्द मॉम के लिए कुछ एनर्जी पैक्स ले आइए और किसी मेडिकल स्टाफ को बुला दीजिए प्लीज। शाय वहां पर बैठे हुए बॉडीगार्ड के हेड से कहता है, जी सर, मैं अभी मैम के लिए एनर्जी पैक्स लाता हूं और आपके के लिए कुछ भी खाने के लिए लाना है। वह हेड शाय से पूछता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाय कहता है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। आराध्या शाय से कहती है, मॉम आप सही ढंग से चल भी नहीं पा रही है और आप काफी कमजोर भी हो गई है, इसलिए आपको अभी जब तक सिटी नहीं पहुंच जाते तब तक मेडिकल चेकअप करा लीजिए ताकि आपकी एलिमेंट पावर्स जल्दी वापस आ सके। शाय अपनी मॉम को समझाता हुआ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अवनी इतना ही कहती है और फिर वह अपनी पावर्स की मदद से अजय का मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही अपनी पावर्स को इंक्रीज करती है वैसे ही वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इधर अर्थ पर अवनी अभी अभी शाय के घर पर पहुंची। अभी अवनी और अजय के बीच बहस चल रही थी।
कोई फायदा नहीं है अवनी, अब तुम एक नॉर्मल लड़की हो जिसके पास अपने आप को बचाने के लिए भी फिजिकल पावर भी नहीं है, इसलिए अपने कोमल शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो। हालांकि तुम दिखने की काफी सुंदर हो, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा आशिक आकाश आता ही होगा। आई होप तुम उसके साथ आज रात मजे करोगी। अजय अवनी के शरीर को देखता हुआ उससे कहता है और फिर वह अपने आदमियों से अवनी की पकड़ने के लिए कहता है ताकि अवनी भागकर कहीं भी ना जा सके। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अवनी चिल्लाती हुई कहती है। अवनी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अजय के आदमियों से अपने आप को भी छुड़वा नहीं सकती थी। इतने में वहां पर अनिका, इशिता, निधि और जय भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर न तो अवनी दिखाई दी और ना ही अजय के लोग दिखाई दे रहे थे। इशिता, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे लोगों ने अवनी को शाय के घर के पास आते हुए देखा था। तो अब वो सभी कहाँ पर चले गए हैं? अनिका इशिता से पूछती है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इशिता अनिका से कहती है। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम अपने आदमी से बात करो और उससे पूछो कि अवनी और अजय के लोग इस वक्त कहाँ पर है। अनिका इशिता को कहती है। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ, इशिता अनिका से कहती है और फिर वह अपना फोन निकालती है और फिर इशिता अपने लोगों से बात करने लग जाती है। अवनी को अजय और उसके लोगों ने पास की फैक्ट्री में बंदी बनाकर रखा हुआ है। इशिता सभी को बताती है। ठीक है, फिर हम सब वही चलकर अवनी को उनके बंदी से छुड़वाएंगे। अनिका सभी को कहती है। उसके बाद सभी उस फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। 14011310 टू बिकम शैडो मोनार्क और बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 96। ठीक है, फिर हम सब वही चलकर अवनी को उनके बंदी से छुड़वाएंगे। अनिका सभी को कहती है। लेकिन दी अजय के पास भी काफी पावरफुल लोग हैं, वो लोग हमें इतनी आसानी से अवनी को ले जाने नहीं देंगे। जय सभी को बताता है। मैं जानती हूँ, लेकिन शाय ने हम पर विश्वास करके यहाँ अवनी के पास भेजा है, इसलिए हम अवनी को बचाने के लिए अपना 100% देंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अनिका सभी को कहती है और फिर वो सभी उस फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं जिस तरफ अजय और उसके लोगों ने अवनी को बंद कर रखा हुआ था। इशिता ने फैक्ट्री के लिए निकलने से पहले अपने मॉम और डैड को उस जगह की लोकेशन भेज दी जहां पर अवनी थी, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो या मामला बिगड़े तो उसके पिता उसकी और बाकियों की मदद के लिए आ सके। वो सभी करीब 1 घंटे में उस फैक्ट्री पर पहुंच गए जहां पर अजय और उसके लोगों ने अवनी को कैद कर रखा हुआ था। अब क्या करे, यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं। इशिता वहां पर बहुत से लोगों को देखती हुई कहती है। हमें छुपकर ही अवनी की उन लोगों की कैद से छुड़वाना होगा। अनिका सभी से कहती है। ठीक है, लेकिन हम चारों एक साथ नहीं चल सकते हैं, हमें अलग अलग होकर अवनी को ढूंढना होगा। ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें नहीं पता है कि अजय ने अवनी को कहां पर रखा हुआ है। अनिका फिर से सभी से कहती है। ठीक है, फिर सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अवनी को ढूंढते हैं। जय सबको कहता है और फिर सभी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। करीब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद जाकर अनिका को अवनी मिल ही गई थी, जो एक आइस एलिमेंट प्रिजन में कैद थी। उस जेल की ठंड के कारण शायद ठंड से कान पे जा रही थी और अनिका के देखते ही देखते अवनी बेहोश भी हो गई, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और अवनी अब एक नॉर्मल लड़की ही थी, जिसके कारण वह इतनी ठंड सहन नहीं कर पाती है। अवनी, अवनी। अनिका अवनी को बेहोश देखकर अवनी को पुकारती है और फिर उसे अवनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तो वह सभी को कॉल करके वहीं पर बुला लिया। अनिका, दी अवनी को क्या हो गया है, यह ऐसे जमीन पर क्यों गिरी पड़ी है? जय जैसे ही वहां पर पहुंचकर अवनी की बेहोश हालत में जमीन पर देखी तो वह अपनी बहन से पूछता है। अवनी ज्यादा ठंड के कारण बेहोश हो गई है, अनिका जय को बताती है। अच्छा, तो अनिका दी, हम अवनी को इस बर्फ की जेल से बाहर कैसे निकलेंगे? यह एक एलिमेंटल जेल है और इसे हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं।
जय अनिका के पास पहुंचकर अवनी को जेल में कैद देखकर अपनी बहन अनिका से कहता है, यह मैं जानती हूँ लेकिन इसे हम एलिमेंटल एनर्जी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास उतनी ही एलिमेंटल पावर्स चाहिए जितनी इस जेल को बनाने में लगी है। अनिका जय और बाकी सब से कहती है, लेकिन हम सब अपनी अपनी एलिमेंटल एनर्जी की मिलाकर इस आइस प्रिजन की एनर्जी से ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद हम सब मिलकर आइस जेल को तोड़ सकते हैं। इशिता सभी से कहती है। उसके बाद सभी उस आइस प्रिजन को तोड़ने के लिए जैसे ही उस आइस के अपना हाथ टच करते हैं वैसे ही वो सब भी उसी जेल में बंद हो जाते हैं। यह क्या हुआ, हम सब इस जेल के अंदर कैसे आ गए? अनिका हैरानी से पूछती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस जेल या तो टूटना चाहिए था या फिर कम से कम इस पर कुछ क्रैक्स आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसे कैसे हो सकता है? इशिता हैरानी भरी आवाज में कहती है। अब वो पांचों अवनी, इशिता, अनिका, निधि और जय सभी उस जेल में कैद हो चुके थे। कैसे हो मेरे नए कैदियों? अजय उस फैक्ट्री के हॉल के दरवाजे से अंदर आता हुआ इशिता, अनिका और बाकी सब से कहता है। तो ये सब इसकी चाल थी और हम सब इतनी आसानी से इसमें फंस गए। अनिका अजय की देखकर कहती है, लेकिन मैंने तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा कि तुम लोगों अवनी को यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो कर ही लोगे और जब इसमें कामयाब हो जाओगे तब मैं तुम लोगों को फिर से पकड़कर इसने डालने वाला था, लेकिन तुम लोग तो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह इसमें कैद हो गए। ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ और नहीं खेल सकता हूँ। मुझे सबसे पहले अपने डैड से मिलने के लिए मिस्ट्री प्लेनेट पर जाना होगा। अब तक तो उन्होंने क्वीन को ऊपर पहुँचा दिया होगा। उसके बाद वापस आकर तुम लोगों को देखता है, तब तक मेरे लोग तुम लोगों का ख्याल रखेंगे और अभी कुछ ही घंटों में रोहित और आकाश भी आ जाएंगे, वो दोनों तुम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। बाय बाय। अजय उन सभी पर हंसता हुआ उन सभी से कहता है और फिर वह वहां से बाहर निकल जाता है। इधर उस फैक्ट्री हॉल में बहुत से लोग भी आ गए थे जो देखने में काफी खुखार लग रहे थे। इशिता और जय दोनों अपना कोट दो। अनिका उन दोनों से उनका कोट मांगती है। पर दी, आपको मेरा कोट क्यों चाहिए? जय अनिका से पूछता है। अवनी अग्रवाल फैमिली की टैबलेट की वजह से अवनी का शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया है और जब एक इंसान का शरीर एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है उसका शरीर लिमिट तक ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, जबकि हमारे शरीर के लिए ये ठंड कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि अवनी थोड़े समय के लिए इस ठंड में रही तो इसका ब्लड ठंड की वजह से जम जाएगा और फिर अवनी की मौत हो जाएगी। अनिका इसलिए कोट मांग रही है ताकि वह अवनी के शरीर की गर्म रख सके। इशिता जय को समझाती हुई कहती है और उसके बाद वो दोनों अपने अपने कोट उतार कर अनिका को दे देते हैं और इसके बाद अनिका अवनी को जमीन से उठती है और फिर उसे ये दोनों कोट पहना देती है। वो चारों अवनी के दोनों हाथों और दोनों पैरों को अपने अपने हाथों से रब करने लगते हैं ताकि अवनी के शरीर में गर्मी जा सके। कुछ घंटों बाद वो सभी अवनी के हाथों को अभी भी रब किए जा रहे थे, लेकिन अवनी अभी भी होश में नहीं आ रही थी। अब उन्हें भी डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं अवनी को कुछ हो ना जाए। अभी तक कोई भी हमें यहाँ पर बचाने क्यों नहीं आया है? इशिता पूछती है। मुझे नहीं पता है। अनिका कहती है। इतने उन सभी को बाहर से कई लोगों के चलने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो आवाज हॉल के अंदर बैठे लोगों को सुनी वो सभी सावधान हो गए और फिर उनमें से एक आदमी जो अजय का दोस्त है वह बाकियों की कहता है, तुम लोगों में से एक आदमी बाहर जाकर देखो आखिर बाहर क्या चल रहा है और बाकी सब लोग इन पांचों को देखेंगे। बाहर तो बहुत से बॉडीगार्ड्स हमारे लोगों को मार रहे हैं। वह आदमी बाहर की तरफ देखता हुआ बाकी सब से कहता है, ठीक है, तुम सभी में से आधे मेरे पास आओ और आधे हॉल के उस तरफ चले जाओ ताकि जैसे ही वो सभी बॉडीगार्ड्स हॉल के अंदर आएंगे तो हमें उन पर दोनों तरफ से हमला करना है जिससे उनको संभालने का मौका ना मिले। अजय का दोस्त सभी को कहता है और फिर वो सभी हॉल के दोनों तरफ हो गए जैसा अजय के दोस्त ने कहा था। उसके बाद हॉल का गेट ओपन हुआ और उसमें से एक लड़का हॉल के अंदर आया जिसे देखकर सभी लोग रुक गए।
तुम तो शाय हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अजय का दोस्त उस लड़के से कहता है। तुम सब मुझे छोड़ो, अपनी जान की फिक्र करो, यदि आप लोग अभी इस हॉल की छोड़कर चले जाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वह लड़का जो शाय था वह सभी से कहता है। तुम जैसे से मैं डरूंगा क्या? अजय का दोस्त शाय से कहता है और फिर वह धीरे धीरे शाय की तरफ बढ़ने लगता है। अच्छा, तो तुम लोगों में से एक इंसान की मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी। शाय एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है और उसके पलक झपकते ही अजय का दोस्त दो टुकड़ों में कट गया। जैसे बाकी लोगों ने अजय के दोस्त का ये हाल देखा वो सभी बहुत बुरी तरह से डर गए और उसके आगे कुछ कहे या सुने बिना वो सभी उस हॉल से चुपचाप निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद शाय जल्दी से उस आइस प्रिजन के पास पहुंच जाता है जिसमें अवनी और इशिता के साथ साथ बाकियों को भी बंदी बना रखा था। उसके बाद अपने एक पंच से ही उस कंटेनर जैसी जेल के कई टुकड़े कर दिए जिसे देखकर वो चारों हैरान थे क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान शाय था। उन्हें लगा कि इशिता के पिता या अवनी के परिवार के लोग उसे और बाकियों को बचाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर से बचाने वाले शाय होगा ये कभी नहीं सोचा था। अवनी को क्या हुआ? शाय अवनी की हालत देखता हुआ उन चारों से जल्दी से पूछता है। अवनी ठंड की वजह से बीमार और बेहोश दोनों है, इशिता कहती है। उसके बाद शाय उन लोगों से अवनी की ले लेता है और उसके बाद वो सभी एक टेबल पर अवनी की लिया देते हैं। इतने में उस हॉल में आराध्या भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉल में आ जाती है। क्या हुआ अवनी को? आराध्या ने जैसे ही अवनी की हालत देखी वह दौड़ती हुई अवनी के पास पहुंचकर शाय से पूछती है। कुछ नहीं हुआ है, बात ठंड की वजह से सिर्फ बेहोश ही है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शाय अपनी मॉम को शांत कराता है। तो फिर उसे जल्दी से होश में लेकर आओ, जब तक अवनी होश में नहीं आ जाती है तब तक मेरे टेंशन बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, मैं अवनी की जल्द से जल्द होश में लाता हूँ, शाय आराध्या से कहता है और फिर शाय अपने दोनों हाथ अवनी के पेट पर रख देता है और उसके बाद शाय अपनी फायर एलिमेंट का यूज करता है जिससे अवनी का शरीर बहुत जल्दी गर्म होने लगा और साथ ही साथ में अवनी के शरीर से भाप निकलने लगी जो शरीर गर्म होने के बाद छोड़ रहा था। कुछ ही मिनटों अवनी की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो गई और फिर अवनी को जैसे ही होश आया वैसे वह शाय को अपने सामने देखती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने सच में शाय था या फिर यह सिर्फ उसका सपना है। उसके बाद अपनी जगह से उठती है। अवनी के उठते ही आराध्या सीधे अवनी के गले लग जाती है। मॉम, क्या ये सच में शाय ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। हाँ अवनी, यह सच में शाय ही है, आराध्या अपनी बेटी अवनी से कहती है। कैसी है कुहू? शाय अपनी बहन अवनी को बचपन के नाम से पुकारता हुआ अवनी से पूछता है। 14011310 टू बिकम शैडो मोनाट और बिकम शैडो मोनाक एपिसोड 97 पैराडाइज हाउस। मॉम, क्या ये सच में शाय ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई को पिछले 2 साल से ज्यादा समय से ढूंढ रही है, वही शाय आज अचानक से अवनी के सामने खड़ा हुआ है। हाँ अवनी, यह सच में शाय ही है, आराध्या अपनी बेटी अवनी से कहती है। कैसी हो कुहू? शाय अपनी बहन का बचपन के नाम से पुकारता हुआ अवनी से पूछता है। शाय ने जैसे ही अवनी ने अपना नाम कुहू सुना तो अवनी ने शाय के अंदर वही 18 साल पहले वाला छोटा सा शाय दिखाई देने लगा जिसे इमेजिन करके अवनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और फिर वह तुरंत ही शाय को अपने गले से लगा लिया और फिर रोने लगी। जैसे अवनी ने रोते हुए शाय को अपने गले से लगाया वैसे ही अनिका, इशिता, निधि और जय का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अवनी को हुआ क्या है, क्योंकि आज से पहले ना तो इशिता जो कि अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी उसने कभी भी अवनी को इतना इमोशनल नहीं देखा था और ना ही इन सभी को अवनी और शाय के रिश्ते के बारे में था कि बार असली में भाई बहन है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी रो रही हो, शांत हो जाओ, शाय अवनी को शांत करवाता हुआ कहता है।
अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अवनी रोती हुई शाय से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम अब रोना बंद करो। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा शरीर अभी भी काफी ठंडा है। शाय अवनी से पूछता है, मैं ठीक नहीं हूं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अवनी शाय से कहती है, मेडिकल टीम प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ। शाय जोर से आवाज देता है। शाय के आवाज देते ही आराध्या के साथ आई मेडिकल टीम जल्दी से शाय के पास आ जाती है और फिर अवनी को जांचने लग जाती है। कुछ देर बाद स्वाति जो एक डॉक्टर थी वह शाय से कहती है, अवनी मैम को ठंड की वजह से बुखार हो गया है, आप इन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट करने दीजिए, जिसके बाद इनकी बुखार पूरी तरह से चली जाएगी, उसके बाद अवनी मैम पूरी तरह ठीक हो जाएगी। स्वाति शाय से कहती है, थैंक यू डॉक्टर। शाय स्वाति से कहता है और फिर स्वाति और उसके लोग उस फैक्ट्री हॉल से बाहर निकल जाते हैं। निर्मल तुम जाकर हम सब के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करी ताकि हम सब घर जा सके, वहीं पर अवनी का इलाज भी हो जाएगा और अवनी कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी कर लेंगी। आराध्या निर्मल जो अवनी का पर्सनल बॉडीगार्ड था उससे कहती है, ठीक है मैम, मैं अभी सभी के जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ। निर्मल आराध्या से कहता है और फिर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद शाय अवनी को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर चला गया और फिर निर्मल द्वारा मंगवाए गए हेलीकॉप्टर में वो सभी बैठ गए। इशिता और बाकी तुम लोग भी हमारे साथ चलो। आराध्या इशिता और बाकियों को कहती है, मैम आप चलिए, हम सब दूसरे हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। इशिता आराध्या को कहती है, निर्मल इन चारों को अपने घर लाना जरूर, कहीं जाने मत देना, आप सब ने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं आप सबको अपनी स्टाइल में थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे भी अगले कुछ दिनों में मेरे घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी भी है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक आप सब मेरे घर के मेहमान रहेंगे। आराध्या इशिता और बाकी सब से कहती है, ठीक है मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको सही सलामत पहुंचा दूंगा। निर्मल आराध्या से कहता है, एक बात और, आप सबकी फैमिली को भी इस पार्टी में इनविटेशन है, इसलिए उन्हें भी कॉल करके आने के लिए कह देना। आराध्या कहती है। दूसरी तरफ शाय उन हेलीकॉप्टर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहा था। शाय का पूरा ध्यान उस हेलीकॉप्टर पर ही था, उसे अपनी मॉम या बाकी सबकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इशिता का भी ध्यान शाय की तरफ था, वह देख रही थी कि शाय किस तरह हेलीकॉप्टर को ऐसे देख रहा है कि वह बहुत ही अनोखी चीज हो। हालांकि शाय के लिए हेलीकॉप्टर अनोखी ही थी, क्योंकि आज से पहले शाय ने अपनी लाइफ में कभी भी हेलीकॉप्टर देखा नहीं था और अब वह उसने बैठा हुआ है, शाय के लिए ये सब बिल्कुल नया था। शाय क्या कर रहा है तू? आराध्या शाय को बार बार इधर उधर देखता हुआ देखकर उससे पूछती है। मॉम बस इस हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ। शाय कहता है, तुम्हारा पहले कभी हेलीकॉप्टर देखा हुआ नहीं है क्या? आराध्या पूछती है। नहीं। शाय कहता है। शाय का जवाब सुनकर आराध्या शाय से और कुछ नहीं पूछती है। उसके कुछ समय बाद वह हेलीकॉप्टर हवा में जाने लगता है और उसके बाद वह आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। इधर शाय उस हेलीकॉप्टर के गेट के ऐसे चिपका हुआ जैसे कोई छिपकली दीवार से चिपकी हुई थी। शाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर के नजरों को देख रहा था। शाय को सिटी का ऊपर से नजारा देखने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह काफी देर तक उस गेट के ही चिपका रहा। आराध्या ने कई बार शाय को सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन शाय वही गेट के पास बैठा रहा। इधर दूसरे हेलीकॉप्टर में इशिता, अनिका, निधि और जय के साथ साथ निर्मल और उसके कुछ साथी भी बैठे हुए थे। निर्मल जी, क्या आपको पता था कि शाय आराध्या मैम का बेटा है? अनिका आराध्या और शाय के बारे में निर्मल से पूछती है। हाँ, निर्मल जवाब देता है। आप कितने समय से जानते हो? अनिका फिर निर्मल से पूछती है। 2 साल हो गए, जब अवनी मैम को अपने भाई के बारे में पता चला तब से मैं भी शाय सर की इस सच्चाई के बारे में जानता हूँ। निर्मल अनिका और बाकी सबको कहता है।
तो आपको और अवनी जी को कैसे पता चला कि शाय सर उसका असली भाई है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बचपन और जवानी में बहुत अलग दिखता है। अनिका फिर से पूछती है। आज से 2 साल पहले अवनी मैम इशिता जी घर गई थी, तब उन्होंने इनकी फोटो एल्बम में यह फोटो देखी जिसमें इनके पीछे शाय खड़ा हुआ था, और इस फोटो में शाय को देखकर अवनी मैम को पता चल गया कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और पिछले कई सालों से वह अनाथ आश्रम में था। निर्मल अपनी जेब से इशिता के साथ वे जन्मदिन वाली फोटो सभी को देखकर कहता है। जब हम इस अनाथ आश्रम पहुंचे तो वहां से हमें शाय सर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और जब हम शाय सर के घर पहुंचे तो वह घर भी अवनी मैम और आराध्या मैम का पुराना घर था, और फिर मैंने और अवनी मैम ने घर की तलाशी ली, तब हमें वही फोटो मिली जो उसके पास आश्रम में आने से पहले थी। उसकी एक कॉपी हमें आश्रम से मिल गई थी। उस फोटो के पीछे अवनी मैम का बचपन का नाम लिखा हुआ था, जो सिर्फ अवनी मैम और आराध्या मैम के अलावा सिर्फ एक ही इंसान जानता था जो उनको इस नाम से बुलाया करता था, और वह है उसका भाई जिसने वह नाम अवनी मैम को दिया था। निर्मल बताता है। जब अवनी मैम इससे भी सर्टिफाइड नहीं हुई तो उसकी मॉम ने शाय की डीएनए रिपोर्ट दिखाई, जिससे यह साफ हो गया था कि शाय ही आराध्या मैम का बेटा और अवनी मैम का असली भाई है जो अभी भी जिंदा है। निर्मल फिर सभी को बताता है। उसके बाद और किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कुछ ही समय में वो सभी आराध्या के आइलैंड वाले हाउस पर पहुंच ही गए, जिसका नाम पैराडाइज हाउस है। जब शाय और बाकी हेलीकॉप्टर में ही थे तब शाय देखता है कि उसकी मॉम और बहन का घर देखने में एक गांव जितना था। उस आइलैंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मॉडर्न हाउस था जो 5 फ्लोर का था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा फैसिनेट और लग्जरी लग रहा था। मॉम, क्या ये सच में आपका ही घर है क्या? शाय की विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में उसकी मॉम का घर हो सकता है। क्यों तुम्हें अपनी मॉम पर विश्वास नहीं है? क्या ये सच में हमारा ही घर है? आराध्या पूछती है। मॉम, आपको पता है शाय पिछले कई सालों से अनाथ आश्रम में रहा है, इसलिए इसने पहले कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, इसलिए यह इतना कंफ्यूज है। अवनी अपनी सीट पर लेटी हुई अपनी मॉम को बताती है। एक भाई को अपनी बहन ही समझ सकती है। शाय अपनी बहन को थम्स अप दिखाता हुआ कहता है। जब मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी तब तुझे इन सब के बारे में बताऊंगी और इस जगह को पूरी तरह से दिखाऊंगी। अवनी अपने भाई से कहती है। ठीक है कुहू दी। शाय अपनी बहन से कहता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर पैराडाइज हाउस के हेलीपैड पर लैंड करता है, और उसके बाद 2 आदमी हेलीकॉप्टर के दरवाजों को खोलते हैं। थैंक यू आपकी मदद के लिए, शाय उन दोनों से कहता है जिन्होंने दरवाजे खोले थे। बाहर आकर शाय उस जगह को बड़े ही ध्यान से देखता है। वह इस जगह की सुंदरता को देखकर पागल सा हो गया था। वह अब एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करने लग गया था। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही उन सभी का सामना वर्षा और मयूर श्रीवास्तव मिल गए, जो उनका स्वागत करने आए थे। उनके साथ उनके बेटे और बेटी भी आई थी, जिनका नाम शिव श्रीवास्तव और पलक श्रीवास्तव था। वेलकम शाय, मयूर और वर्षा शाय को कहता है। थैंक यू अंकल, शाय भी कहता है। यह मेरा बेटा और बेटी है, इनको तुम जानते ही होंगे, इनका नाम शिव और पलक है। मयूर अपने बेटे और अपनी बेटी के बारे में बताता है। हेलो, मेरा नाम शाय है। जहां तक है आप दोनों भी मुझे जानते ही होंगे, वैसे मैं शेल्टर में बहुत से गलत कामों के लिए फेमस हूँ। शाय पलक और शिव से कहता है। आपको कौन नहीं जानता है, और अब तो आप यहाँ पर भी आ गए हैं तो अब पूरा शहर आपके बारे में जान जाएगा। पलक शाय से कहती है। शाय, मैंने और अवनी ने मिलकर तुम्हारे घर से सारा सामान ले आए हैं और वो सब तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया है, इसलिए अब जाकर अपना कमरा देख लो। आराध्या शाय से कहती है। ठीक है मॉम, शाय कहता है और फिर पलक के साथ अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। भाई, ये रहा आपका कमरा। पलक शाय की उसका कमरा दिखाती हुई कहती है। शाय को कमरा दिखाने के बाद पलक सीधे अपने बड़े भाई शिव के पास जाती है। बड़े भैया, क्या आपको शाय भाई कुछ अजीब नहीं है? वे जब से आए हैं तब से इस घर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहे हैं, कहीं वो कुछ खड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं? पलक शिव से कहती है।
तू ठीक कह रही है पलक, हमें शाय भाई पर एक माइक्रोफोन और एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे हमें उनकी आवाज और वो कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। शिव भी कहता है, इन दोनों का शक कभी दूर नहीं होगा। क्या करूं मैं इनका? शिव के कमरे के बाहर खड़ा हुआ मयूर दोनों की बात सुनकर अपने आप से कहता है और फिर वह वहां से बाहर चला जाता है। 14011311 टू बिकम शैडो मोनाट और बिकम शैडो मोनाक एपिसोड 98। शाय को कमरा दिखाने के बाद पलक सीधे अपने बड़े भाई शिव के पास जाती है। बड़े भैया, क्या आपको शाय भाई कुछ अजीब नहीं है? वे जब से आए हैं तब से इस घर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहे हैं, कहीं वो कुछ खड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं? पलक शिव से कहती है, तू ठीक कह रही है पलक, हमें शाय भाई पर एक माइक्रोफोन और एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे हमें उनकी आवाज और वो कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। शिव भी कहता है, इन दोनों का शक कभी दूर नहीं होगा। क्या करूं मैं इनका? शिव के कमरे के बाहर खड़ा हुआ मयूर दोनों की बात सुनकर अपने आप से कहता है और फिर वह वहां से बाहर चला जाता है। शाय अपने कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। शाय जल्दी से फ्रेश होकर अपनी माँ और बहन के पास चला है क्योंकि शाय नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी मॉम और बहन को नुकसान पहुंचाए। हालांकि वो दोनों अपने ही घर में थी, लेकिन इस वक्त काफी कमजोर होने के कारण कोई भी उन्हें इजीली मार सकता है, इसलिए शाय अभी के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अरे शाय, तुम इतनी जल्दी आ भी गए क्या? आराध्या शाय को नीचे आता हुआ देखकर आराध्या शाय से पूछती है। कमरे में अकेले का मन नहीं लग रहा है इसलिए नीचे आ गया। शाय बहाना बनाता हुआ कहता है, शाय दिखाना नहीं चाहता था कि वह उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए नीचे आया है। आ जाओ फिर, अभी डिनर लगने वाला है, खाना खाने के बाद सोने चले जाना। आराध्या शाय से कहती है। शाय भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आ जाता है जहां पर शाय को मॉम और उसकी बहन, जो अभी एक कंबल ओढ़े आराध्या के पास सोफे पर बैठी हुई थी, और वहां पर मयूर, वर्षा, पलक, शिव के साथ साथ इशिता, अनिका, निधि और जय भी वहीं पर ही थे। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद शाय और बाकी सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और उसके कुछ समय बाद सभी ने अपना अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन शाय अपने कमरे की बजाय इस घर की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे शिव और पलक भी घर की छत पर चले आए। शिव भैया, शाय भाई इस वक्त घर की छत पर क्या करने आए हैं? इन्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। शुक्र है कि हमने शाय भाई को देख लिया, नहीं तो पता नहीं हमारे पीछे शाय भाई क्या क्या करते। पलक अपने भाई शिव से कहती है, पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। क्या तुमने डिनर के वक्त शाय की पॉकेट के अंदर ट्रैकर और माइक्रोफोन डाल दिए थे क्या? शिव पलक से पूछता है। हाँ, मैंने शाय भाई की पॉकेट के अंदर माइक्रोफोन और ट्रैकर डाल दिए थे। पलक कहती है, तो उसके ईयरफोन मुझे दो ताकि मैं शाय की बातें सुन पाऊं। शिव पलक से कहता है। उसके बाद पलक ने अपनी जेब से ईयरफोन निकालकर शिव को दे दिया और फिर वह भी एक पेयर ईयरफोन लगा लेती है। इधर शाय पहले तो चारों तरफ देखता है और उसके बाद वह स्केलेटन क्वीन को सम्मन करता है। अगले ही सेकंड स्केलेटन क्वीन अपने हाथ में स्काइप पकड़े हुए शाय से सामने खड़ी हुई थी। क्या ये शाय भाई की ह्यूमनॉइड पेट है क्या? पलक शाय की स्केलेटन क्वीन को देखती हुई शिव से पूछती है। हाँ, जब शाय ने सम्मन किया है तो उसी का पेट होगा ना? शिव पलक से कहता है। उसके बाद शाय तुरंत ही अर्थु यानी अर्थ गोलेम को सम्मन कर लेता है। मास्टर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? स्केलेटन क्वीन शाय के सामने बैठती हुई शाय से पूछती है। जी मास्टर, बोलिए, क्या ऑर्डर है? किसी को कुचलना है तो अभी बताइए, मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। अर्थु अपनी स्टाइल में शाय से पूछता है। अर्थु, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं तुम्हें सम्मन करके हमेशा ही गलती करता हूँ। शाय अर्थु की बातों को सुनकर उससे कहता है। क्या करूं मास्टर, यह मेरी आदत है, आप इसे इग्नोर करिए। और आपने स्केली को क्यों सम्मन किया है? मैं अकेले ही आपका काम कर दूंगा, आपको तो पता ही है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं।
अर्थू स्केलेटन क्वीन को देखता हुआ शाय से कहता है। अर्थू ने जैसे ही स्केलेटन क्वीन के बारे में कहा वैसे ही स्केलेटन क्वीन अपनी तीखी नजरों से अर्थू को देखने लग जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अर्थू तू फिर से स्केलेटन क्वीन से लड़ने की कोशिश कर रहा है क्या? शाय थोड़े गुस्से में अर्थू से कहता है। नहीं मास्टर, मैं बस कह रहा था। अर्थू शाय से कहता है। तो फिर तुम अर्थू आज की रात सिर्फ स्केलेटन क्वीन के ऑर्डर्स मानोगे, समझे? शाय अर्थू से कहता है। ठीक है मास्टर। अर्थू शाय से कहता है। मास्टर, आपको क्या मदद चाहिए जिसकी वजह से आपने हम दोनों को यहाँ पर सम्मन किया है? स्केलेटन क्वीन शाय से पूछती है। ध्यान से सुनना स्केलेटन क्वीन, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूं तब तक तुम दोनों मेरी मॉम और बहन की प्रोटेक्शन करना। स्केलेटन क्वीन, तुम मॉम के कमरे में पूरी रात रहोगी और उसके कमरे की पूरी प्रोटेक्शन करोगी और अर्थू मेरी बहन अवनी के कमरे में रहेगा और वह उस कमरे और अवनी दी की रक्षा करेगा। शाय कहता है। मैं समझ गई मास्टर, अब आप बेफिक्र जाएं, मैं और अर्थू आपकी मॉम और बहन की कुछ भी नहीं होने देंगे। स्केलेटन क्वीन शाय से कहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो दोनों के पास अभी कोई भी एलिमेंटल पावर्स नहीं है, तो तुम दोनों उनका अच्छे से ध्यान रखना और मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। शाय उन दोनों से कहता है और उसके बाद वह अपने स्पेस एलिमेंट पेट को सम्मन करता है। उसके सम्मन होते ही शाय के पास एक पोर्टल सा खुल जाता है, को उसी प्रकार का था जो शाय ने गोल्डन केव से डेजर्ट की पास वाली गुफा में आने के लिए यूज किया था और फिर शाय उस पोर्टल में चला गया। अर्थू मास्टर ने जैसा कहा है वैसा ही करना, कोई भी फालतू की हरकतें नहीं करनी है और ना ही किसी को कुचलना है, यहाँ पर सब मास्टर के अपने हैं। पलक और शिव जो वही छुपे हुए थे उनके पास से निकलते हुए स्केलेटन क्वीन अर्थू से कहती है। ठीक है, जैसा आप कहे। अर्थू स्केलेटन क्वीन से कहता है। इधर पलक और शिव दोनों काफी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी दो ह्यूमनॉइड पेट जो बोल भी सकते हैं वो नहीं देखे थे। शाय भाई के पास इतने ऑसम पेट्स है। पलक शाय की तारीफ करती हुई कहती है। हाँ तुम सही कह रही हो, शाय भाई के पास सच में काफी इम्प्रेसिव पेट्स है, लेकिन अब शाय भाई कहाँ पर है? शिव शाय को चारों तरफ ढूंढता हुआ कहता है। वो सब तो पता नहीं, लेकिन शाय भाई की बातें सुनकर लगता है कि वह आंटी और अवनी दी की बहुत केयर करता है, इसलिए तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने पेट्स को यही छोड़ गया है, जबकि यह सबसे सेफ जगह है, यहाँ पर कोई भी पावरफुल फैमिली भी अटैक नहीं कर सकती है। पलक कहती है। तुम सही कह रही हो पलक, लेकिन शाय भाई कहाँ गए? शिव कहता है। भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने ट्रैकर भी तो डाला है, उससे पता चल जाएगा कि शाय भाई इस वक्त कहाँ पर है। पलक कहती है और उसके बाद अपना टैबलेट निकलती हुई शाय को ट्रैक करने लग जाती है। उसके बाद शाय की जो लोकेशन मिली उसे देखकर दोनों की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें शाय की लोकेशन सिटी में दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है, अभी अभी हमने शाय भाई को यहीं पर देखा था, लेकिन इतनी जल्दी वो सिटी कैसे पहुंच सकते हैं? शिव हैरानी से कहता है। पलक शाय भाई की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? शिव पलक से कहता है। अग्रवाल फैमिली का मेंशन। पलक कहती है। लेकिन शाय भाई अग्रवाल फैमिली के वहां पर क्यों गए होंगे? शिव अपने आप से पूछता है। भैया आप टेंशन मत लो, हमें माइक्रोफोन के द्वारा सब कुछ पता लग जाएगा कि शाय और अग्रवाल फैमिली के बीच क्या बातें हो रही हैं। पलक कहती है। इधर शाय अपने स्पेस एलिमेंट की टेलीपोर्ट आर्ट की वजह से वह सीधे सिटी में टेलीपोर्ट हो गया था। शाय ने फैक्ट्री में घुसाने से पहले ही अपने स्पेस एलिमेंट पेट के क्लोन को वही छुपा दिया था और अब वह इस क्लोन पर सीधे टेलीपोर्ट हो गया। शाय का वापस सिटी आने का एक ही प्लान था कि वह अग्रवाल फैमिली से बात कर सके। शाय जानता था कि अग्रवाल फैमिली इतनी आसानी से अपने प्लान की नहीं छोड़ेगी, वह अगली बार फिर से वो लोग शाय की फैमिली पर अटैक जरूर करेंगे, इसलिए शाय प्यार से समझाने के लिए अग्रवाल फैमिली के मैंशन आया था। अग्रवाल फैमिली के मैंशन पहुंचकर शाय उस मैंशन के बाहर बहुत से बॉडीगार्ड्स को देखता है।
यहाँ पर तो बहुत से बॉडीगार्ड्स हैं, ये लोग मुझे अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, इसलिए अब मुझे अपने तरीके से रोहित, आकाश और बाकियों से मिलना पड़ेगा। उसके बाद शाय अपने साइक्लोन पेट को सम्मन करता है ताकि वह हवा की मदद से सीधे शाय को ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा दे और बिना किसी को आवाज सुने वह इस मैंशन के अंदर आ सके। जब शाय अंदर आता है तब वह देखता है कि मैंशन के अंदर एक भी बॉडीगार्ड्स नहीं है। इसके बाद वह अपने साइक्लोन पेट की मदद से सभी दीवारों के पास से हवा के बीच एक ऐसी जगह क्रिएट कर दी जिसमें हवा नहीं है, उस लेयर के पार किसी की भी या कोई की भी आवाज नहीं जा सकती है। इधर पैराडाइज हाउस की छत पर पलक और शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद भी शिव और पलक को शाय के इतने फास्ट सिटी जाने के पीछे के रहस्य को नहीं जान पाए। इसके बाद वो दोनों भागते हुए अपने मॉम और डैड के पास चले गए जो अपने कमरे में कंपनी का कोई काम कर रहे थे। क्या हुआ शिव और पलक, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? मयूर उन दोनों को भागता हुआ आता देखकर उनसे पूछता है। डैड, आपको पता है शाय भाई एक सेकंड ने सिटी पहुंच गए हैं, क्या आप जानते हैं कि इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकते हैं? पलक अपने डैड से कहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी जल्दी सिटी नहीं जा सकता है। मयूर कहता है। लेकिन डैड, फायर कैसे इतनी जल्दी सिटी पहुंच सकता है? शिव अपने पिता से पूछता है। तुम लोगों को कैसे पता कि शाय अभी सिटी में है? मयूर पूछता है। वो हमने शाय की जेब में माइक्रोफोन और ट्रैकर डाला था और उसी से हमें पता चला है कि शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है। शिव अपने डैड से कहता है। क्या शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है, पर कैसे वह वहां पर क्यों गया हुआ है? शिव, तुम जल्दी से शाय के माइक्रोफोन को जल्द से स्पीकर से कनेक्ट करो। मयूर कहते हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय ईरानी जल्दी सिटी कैसे पहुंच सकता है। दूसरी बात, वह अग्रवाल फैमिली से क्यों मिलने गया है? 14011311 टू बिकम शैडो मोनाट और बिकम शैडो मोनाक एपिसोड 99। डैड, आपको पता है शाय भाई एक सेकंड ने सिटी पहुंच गए हैं, क्या आप जानते हैं कि इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकते हैं? पलक अपने डैड से कहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी जल्दी सिटी नहीं जा सकता है। मयूर कहता है। लेकिन डैड, फायर कैसे इतनी जल्दी सिटी पहुंच सकता है? शिव अपने पिता से पूछता है। तुम लोगों को कैसे पता कि शाय अभी सिटी में है? मयूर पूछता है। वो हमने शाय की जेब में माइक्रोफोन और ट्रैकर डाला था और उसी से हमें पता चला है कि शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है। शिव अपने डैड से कहता है। क्या शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है, पर कैसे वह वहां पर क्यों गया हुआ है? शिव, तुम जल्दी से शाय के माइक्रोफोन को जल्द से स्पीकर से कनेक्ट करो। मयूर कहते हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय ईरानी जल्दी सिटी कैसे पहुंच सकता है। दूसरी बात, वह अग्रवाल फैमिली से क्यों मिलने गया है? मयूर सोचता हुआ कहता है। हमें यह बात आराध्या आंटी को बताना चाहिए, कहीं अग्रवाल फैमिली वाले शाय को नुकसान ना पहुंचा दे, वैसे भी आजकल वो लोग हमसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं। पलक अपने डैड से कहती है। इतने में वहां रखे हुए स्पीकर से शाय की आवाज सुनाई देती है। स्वागत नहीं करोगे मेरा? शाय हॉल में एंटर करता हुआ मयंक से कहता है। हॉल में मयंक जो रोहित के पिता है के अलावा वहां पर शिवांशराज अग्रवाल जो रोहित के दादाजी है, कामिनी अग्रवाल जो रोहित और आकाश की मॉम है, और रोहित और आकाश भी बेटे हुई थे और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी शाय हॉल में आता हुआ उन सब से कहता है। तुम अंदर कैसे आए? मयंक शाय से पूछता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी मुझे कोई आपसे लड़ाई नहीं करनी है, मैं तो यहाँ पर कुछ बातें समझाने आया हूँ और जब मेरी बातें खत्म हो जाएगी तब मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। शाय उन सभी के पास आकर सोफे पर बैठता हुआ उन सभी से कहता है। मैंने सुना था कि आपने श्रीवास्तव फैमिली के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, ऐसा कभी भी मत करना, यह मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपको मेरी तरफ से। शाय बड़ी ही कैजुअली मयंक और बाकी सब से कहता है। तू कौन होता है मेरी फैमिली की एडवाइस देने वाला?
रोहित गुस्से में अपनी जगह से उठता हुआ शाय से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। आकाश भी गुस्से में लाल होता हुआ शाय से कहता है, लेकिन अभी वो शाय को कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि अभी तक उसके पिता ने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। तुम दोनों इतना गुस्सा मत करो, अभी बच्चा है, अभी अभी अमीर बना है और अपनी माँ की पावरफुल स्टेटस की वजह से थोड़ा घमंड तो आएगा ही ना, वही दिखाने यहाँ पर पहुंचा है। मयंक अपने दोनों बेटों को शांत करवाता हुआ शाय के बारे में कहता है। इधर मयूर, पलक, शिव और वर्षा ने जैसे ही यह सब सुना, उन्होंने बिना देर किए आराध्या और अवनी को बुला लिया था, लेकिन उनके साथ साथ इशिता, अनिका, निधि और जय भी वहां पर आ गए थे। सभी के वहां पर आने के बाद उन सब ने जैसे ही शाय और अग्रवाल फैमिली के बारे में पता चला, वो सभी परेशान हो गए सिवाय एक इंसान के, और वह इंसाफ थी आराध्या। आराध्या जानती थी कि शाय कितना पावरफुल है और उसके सामने अर्थ की कोई भी फैमिली उसके सामने टिक नहीं सकती है, तो अग्रवाल फैमिली तो शाय का क्या ही बिगाड़ लेगी। आराध्या जी, हमें शाय की बचाने के लिए हमारे लोगों को भेजना चाहिए। मयूर आराध्या से कहता है। मॉम अंकल सही कह रहे हैं, शाय अभी भी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। अवनी भी परेशान होती हुई आराध्या से कहती है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, उसे कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी अवनी। आराध्या अवनी से कहती है। पर मॉम, अवनी कहने वाली थी कि तभी आराध्या अवनी को बीच में रोक लेती है। अवनी, तुम आगे सुनती जाओ। आराध्या अवनी से खाती है। अग्रवाल मैंशन में तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम्हें जाने दे रहे हूं, नहीं तो अभी आराध्या का बेटा अब की बार हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। मयंक हल्की स्माइल के साथ शाय से कहते हैं, डैड, आपने बताया नहीं कि यह गधा क्वीन का बेटा है। रोहित और आकाश शाय की असलियत के बारे में सुनकर इसके बारे में अपने डैड से पूछते हैं। क्या बताऊं, अब जब ये 2 साल से शेल्टर नहीं लौटा तो मुझे लगा यह मर गया है, इसलिए मैंने तुम दोनों को नहीं बताया। लेकिन ये तो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से अभी भी जिंदा है। मयंक फिर से कहता है, डैड आप क्या कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आप इसे यहीं पर मार दीजिए। आकाश अपने पिता से कहता है। इधर शाय उन सब की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। हेलो बच्चे, ये शुक्र मनाओ कि मेरे दोस्त ने इस बार तुम्हारी मॉम को जिंदा छोड़ दिया, अगली बार किसी से बात करो तो सोच समझ कर करना। मयंक फिर से शाय से कहता है, अच्छा सच में तुम्हारे दोस्त ने मेरी मॉम की ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन उसने तुझे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया, ऐसा क्यों? शाय कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें पता है वह अभी मिस्ट्री प्लेनेट पर है, इसलिए वह मुझे मैसेज कैसे करेगा? मयंक कहता है, वो कभी भी मैसेज नहीं कर पाएगा क्योंकि वह ऑलरेडी मारा जा चुका है। शाय बड़े ही कैजुअली से कहता है। शाय की बात सुनकर मयंक हंसने लग जाता है। बच्चे, तुम मजाक भी कर लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जैसे हजारों हो जाए से भी मेरा दोस्त को एक खरोच नहीं आएगी तो मरना तो दूर की बात है। मयंक हंसता हुआ शाय से कहता है। उसके बाद हॉल का एक गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी अंदर आता है, जिसे देखकर मयंक खुश हो जाता है, लेकिन जैसे उस आदमी ने शाय को वहां पर देखा उसके पैर वहीं रुक गए। क्या हुआ माधव, यहाँ पर आ जाओ। मयंक उस आदमी जिसका नाम माधव था उससे कहता है। फिर वह आदमी धीरे धीरे मयंक के पास जाता है। तुम्हें एक फनी बात बताऊं, क्या ये लड़का कह रहा है कि मेरा दोस्त अविनाश मारा जा चुका है? मयंक उसके पास जाता हुआ कहता है, ये सही कह रहा है, अविनाश और सक्षम के साथ उनके सभी लोग मरे जा चुके हैं। माधव मयंक से कहता है, जिसकी बात सुनकर मयंक की हंसी वही गायब हो जाती है और बाकी सब भी काफी हैरान रह जाते हैं। यह क्या कह रहा है तू, क्या सच में अविनाश और सक्षम मारे जा चुके हैं? पर यह काम किसने किया है? मयंक माधव से पूछता है। शाय ने। माधव अपनी उंगली शाय की तरफ करता हुआ मयंक से कहता है। जैसे ही माधव ने शाय का नाम लिया वो सभी शॉक्ड के साथ शाय को देखने लगते हैं।
जब सभी शाय को देख रहे थे तब शाय आराम से सोफे पर बैठकर टेबल पर रखी मिठाई एंजॉय कर रहा था, और जब शाय ने भी यह सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसके कारण मयंक को बहुत गुस्सा आ गया, और उसके तुरंत बाद मयंक ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसने अपने पेट से शाय पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। रुक जाओ मयंक! माधव कुछ भी कहता उससे पहले मयंक के तीनों पेट एक साथ हवा में शाय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने पिता को शाय पर हमला करता हुआ देखकर रोहित और आकाश ने भी अपने अपने पेट को शाय पर अटैक करने के लिए छोड़ लिया। इस तरफ शाय अभी भी अपनी मिठाई एंजॉय कर रहा था, उसने सोफे से उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, और उसके बाद जैसे ही वो पांचों पेट शाय को टच करने वाले थे तभी उन पांचों पेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस नज़ारे को देखते ही माधव पहली फुर्सत में वहां से चला गया। आप सबको मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, बस एडवाइस देने आया हूँ कि मेरी फैमिली से दूर ही रहना, नहीं तो तुम सबका हाल भी अविनाश और तुम्हारे पैच जैसा होगा। शाय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक तलवार शाय के चेहरे के पास आ गई। वह तलवार जैसे ही शाय की स्किन को छूने वाली थी, उस तलवार के भी उन पैच की तरह टुकड़े हो गए। अरे दादाजी, इतनी देर आपका बेटा मुझे बच्चे बच्चे कह रहा था, लेकिन असल में बच्चे तो आप लोग हो। मैं जब से आया हूँ तब से कहे जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। दादाजी, आप इस उम्र में अपने आप को इतना पुश मत करो, नहीं तो अभी आपकी तलवार के साथ आपका हाथ भी टूट जाता। शाय कहता है। उसके तुरंत बाद शिवांश, राज, मयंक, रोहित और आकाश चारों हवा में उड़ते हुए एक दीवार पर चिपक गए। चलो मैं तुम चारों को एक चैलेंज देता हूं, जो भी इस दीवार से नीचे आ जाएगा वह जीत जाएगा। शाय सभी से कहता है, लेकिन कोई भी उस दीवार से नीचे नहीं आ पा रहा था, यहाँ तक कि इस परिवार का सबसे ताकतवर मेंबर रोहित के दादाजी, वो भी अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहे थे। शाय धीरे वो अपनी मिठाई खत्म करते जा रहा था, और कुछ देर बाद शाय ने अपनी मिठाई खत्म भी कर ली। आंटी, यह मिठाई बहुत अच्छी थी, आपकी कुकिंग स्किल काफी अच्छी है। शाय मिठाई की तारीफ करता हुआ कामिनी अग्रवाल से कहता गई, जो रोहित की मॉम है, और वो नीचे खड़ी हुई उन चारों को देखे जा रही थी। तुम इन्हें नीचे उतार दो प्लीज, कामिनी शाय से रिक्वेस्ट करती है। ठीक है आंटी, आप कह रही है तो मैं इन सबको छोड़ देता हूँ, शाय कामिनी से कहता है, और उसके बाद उन सभी को नीचे छोड़ देता है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तब देख लेना। और मिस्टर रोहित अग्रवाल, तुम इशिता से दूर ही रहना, तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आज से 2 साल पहले यदि इशिता नहीं होती हो तो अब तक तुम कई बार मार चुके होते, लेकिन तुम्हारी किस्मत मेरे से भी ज्यादा अच्छी है। अब से तुम सब ध्यान रखना। शाय एक बार फिर भी को वार्न करता हुआ कहता है। शाय अपनी बात खत्म करके उस हॉल से बाहर निकल जाता है। इधर वो चारों भूत की तरह जमीन पर खड़े हुए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर शाय इतना पावरफुल कैसे बन गया? उसने अपनी उंगली हिलाए बिना ही सारे पेट्स मारे गए, क्योंकि सभी लेवल 9 के थे। पर उसने ये सब किया कैसे? मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। वो सभी अपने मन में यही बातें सोच रहे थे। तुम सब ठीक हो क्या? कामिनी सभी की पूछती है। हाँ मॉम, हम सब ठीक है, लेकिन हमारे पेट्स मारे गए। रोहित अपने पेट के टुकड़ों को देखता हुआ कहता है। 14011312 टू बिकम शैडो मोनार्क और बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 100। मॉम और BAHAN का गुस्सा। शाय अपनी बात खत्म करके उस हॉल से बाहर निकल जाता है। इधर वो चारों भूत की तरह जमीन पर खड़े हुए थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर शाय इतना पावरफुल कैसे बन गया? उसने अपनी उंगली हिलाए बिना ही सारे पेट्स मारे गए, क्योंकि सभी लेवल 9 के थे। पर उसने ये सब किया कैसे? मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। वो सभी अपने मन में यही बातें सोच रहे थे। तुम सब ठीक हो क्या? कामिनी सभी की पूछती है। हाँ मॉम, हम सब ठीक है, लेकिन हमारे पेट्स मारे गए।
रोहित अपने पेट के टुकड़ों को देखता हुआ कहता है। वो सभी अभी आराम से सोफे पर बैठने ही वाले थे कि तभी शाय हॉल के गेट से वापस आने लगा, जिसे देखकर वो सभी तुरंत ही खड़े हो गए। मैं एक बात तो कहना भूल ही गया कि कल शाम को मॉम घर पर एक पार्टी रख रही है, तो आप सबको आना जरूर है, सोच समझकर मना करना। शाय अपनी भारी आवाज में कहता है। और फिर शाय हॉल से बाहर चला जाता है। जैसे ही शाय हॉल से बाहर आता है, वैसे शाय को हॉल के गेट के सामने माधव खड़ा हुआ दिखाई दिया। आप कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? शाय माधव से कहता है। मैं माधव हूँ। माधव कहता है। आपका नाम मैं भी जानता हूँ, लेकिन वैसे आप कौन है? शाय फिर पूछता है। मैं अजय अरोड़ा का छोटा चाचा हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे और तुम्हारी बहन दोनों से अजय की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज अजय को माफ कर देना। माधव शाय से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है। पर आप उसके बदले माफी क्यों मांग रहे हैं? शाय कंफ्यूजन के साथ माधव से पूछता है। क्योंकि अजय इनोसेंट है, इसलिए मैं उसके बदले माफी मांग रहा हूँ। माधव कहता है। क्या मतलब है आपका? शाय सरप्राइज के साथ माधव से पूछता है। अजय ने अवनी के साथ जैसा भी बर्ताव किया वो सब उसके पिता अविनाश के कहने पर किया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके पिता उसके छोटे भाई नकुल और उसकी मॉम को जीने नहीं देते, इसलिए अपनी मॉम और भाई को बचाने के लिए आज तक उसने अपने पिता का हर एक ऑर्डर माना ताकि वह उन दोनों को बचा सके। लेकिन अब जब उसके पिता मारे गए हैं, तब वह और उसकी माँ और छोटा भाई शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, इसलिए वह अब इस शहर से अपनी मॉम और भाई को लेकर दूसरे शहर चला गया है, ताकि उसका कोई भी दुश्मन जिनको उसने अपने पिता के ऑर्डर पर बनाए थे वो उसे और उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आगे के समय में अजय से जब भी मिलो तो उसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज। माधव शाय को बताता है। आप शांत हो जाइए, जब तक वह मेरे फैमिली के साथ कुछ नहीं करेगा तब तक वो मेरा दोस्त की तरह ही रहेगा। अब तो उसके और उसके परिवार के लिए भी अच्छा है, वह अब अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएगा। चलो मैं चलता हूँ, यदि मेरी मॉम को पता चला तो वह बचपन में अपनी दीदी की तरह मुझे भी डांटेंगी। चलता हूँ और अजय और उसकी फैमिली को मेरी तरह से हेलो कहना। शाय माधव से कहता है और फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर माधव हॉल के अंदर जाता है। हॉल के अंदर माधव को सभी की हालत खराब दिखाई दे रही थी। फिर माधव उन सभी के पास जाता है। मैंने कहा था ना कि रुक जाओ, लेकिन तुम तो इतने जोश में थे कि अपने सभी पैट्स को दिए। माधव वहां पर बैठे हुए मयंक से कहता है। यदि मैंने भी अपने पेट को सम्मान करता तो वह भी ऐसे ही काट दिया जाता। रोहित के दादाजी भी कहते हैं। शायद तुम सबको इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उससे और उसकी फैमिली से अब दूर ही रहना, नहीं तो ये भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ गई। माधव उन सभी को समझाता हुआ कहता है। माधव एक बात बताना, तुमने शाय को अविनाश और सक्षम से फाइट करते हुए अपने आंखों से देखा था ना? मयंक माधव से पूछता है। हाँ। माधव कहता है। शाय और अविनाश के बीच कितने समय तक फाइट चली थी? मयंक फिर से पूछता है। मुझे जहां तक याद है कोई भी शाय के एक वार से ज्यादा को झेल नहीं पाए, यहां तक कि अविनाश भी शाय के एक ही वार में अधमरा हो गया था। इस तरह शाय ने लगभग आधे घंटे में अविनाश और उसके आदमियों को मौत की नींद सुला दिया था, जबकि शाय को एक सिंगल चोट भी नहीं आती थी। माधव कहता है। माधव की बात सुनकर वो सभी माधव की तरफ ऐसे देखने लगे कि वो कोई कहानी सुना रहा है। मेरी बात का विश्वास करो और मेरी मानो तो शाय से फिर कभी पंगा मत लेना। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। मैंने फाइट के बाद शाय की हालत देखी थी, वह फाइट के बाद भी बिल्कुल नहीं थका था। ऐसा लग रहा था कि यह सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शाय ऐसी फाइट पूरे दिन तक भी लड़ सकता है। माधव फिर सभी से कहता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शाय ने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। श्रीवास्तव फैमिली के खून में ही पावर है, तभी तो क्वीन की सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद अवनी और अब शाय तो सबका बाप निकाला। और रही बात शाय के पिता की, तो वो भी हमारे समय के सबसे पावरफुल यंग लोगों में एक थे। रोहित के दादाजी कहते हैं।
इनसे दूर रहना ही बेहतर है। इस बार तो हम सब बच गए, अगली बार इनका मूड सही हो या नहीं, इसलिए अब से कोई भी श्रीवास्तव फैमिली से दूर ही रहना। अभी कुछ समय के लिए मिस्ट्री प्लेनेट पर मत जाना, मयंक सभी से कहता है। इस तरफ शाय तुरंत ही अपने स्पेस एलिमेंट पेट की मदद से सीधे ही पैराडाइज हाउस के छत पर टेलीपोर्ट हो जाता है। शाय जल्द से छत से उतरकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। शाय ने जैसे ही अपना कमरा खोला, उसके सामने उसका पूरा परिवार उसके कमरे में इकट्ठा था। इन सभी को देखकर शाय एक बार के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। शाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी इतनी रात को उसके कमरे में क्यों है। हालांकि मॉम या अवनी दीदी इस वक्त आती वो तो समझ आता, लेकिन सभी लोग यहाँ पर क्यों है? क्या हुआ? आप सब लोग इतनी रात को यहाँ पर कैसे? आप सबको नींद नहीं आ रही क्या? शाय सभी को देखता हुआ पूछता है। हमारी बात तो तुम छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इतनी देर कहाँ पर गए हुए थे? शाय की मॉम आराध्या शाय से पूछती है, हालांकि वह इस बारे में सब कुछ जानती थी। मैं कहीं नहीं था, मैं तो बस बाहर टहलने गया हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर खुली हवा में गया था। शाय कैसे भी करके अपनी मॉम को जवाब देता है। अच्छा, तो पहले यहाँ अवनी के पास सोफे पर बैठ जाओ, आराध्या शाय से कहती है। शाय देखता है कि अवनी अपनी बुखार के चलते अभी भी कंबल ओढ़े बैठे हुई थी, और फिर शाय भी अपनी दीदी के पास जाकर बैठ जाता है। अच्छा, तो तुम्हारा बाहर जाना मतलब अग्रवाल फैमिली के मेंशन में जाने से है? आराध्या शाय से कहती है। शाय ने जैसे ही अपनी मॉम के मुंह से अग्रवाल फैमिली के मेंशन का नाम निकला, वह हैरान रह गया, वह बहुत कंफ्यूज हो गया। आखिर मॉम को कैसे पता चला कि मैं अग्रवाल फैमिली के मेंशन गया था? शाय अपने मन में सोचता है। अब चुप क्यों हो, बताओ? आराध्या फिर शाय से पूछती है। नहीं नहीं, मैं तो यही था। शाय हड़बड़ता हुआ अपनी मॉम कहता है। सच सच बताओ, तुम वही गए थे ना? उसकी मॉम उससे पूछती है। आपको कैसे पता चला कि मैं अग्रवाल फैमिली के घर गया हूँ? शाय सच्चाई कह ही देता है, वह अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद किए बिना शाय कह देता है। अच्छा बेटे, अपनी मॉम और बहन को अकेले छोड़कर और बिना बताए ऐसी जगह चले गए जहां पर वो लोग तुम्हें मार सकते थे? आराध्या शाय के कान को पकड़ती हुई कहती है। अरे मॉम, प्लीज माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, अब मेरा कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। शाय चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहता है। इतने में अवनी ने भी शाय के बाल पकड़ लिए थे। अवनी दीदी, अब तुझे क्या हो गया है? मॉम ने कान छोड़ा तो तुमने बाल क्यों पकड़ लिए? बाल खींच मत, खींच मत। शाय अपने बालों को पकड़ता हुआ अवनी से कहता है। तुमने हमें अकेला कैसे छोड़ा? अवनी शाय से कहती है। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ा है, मैंने जाने से पहले 2 पेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ गया था। अब तो छोड़ दे। शाय अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, तो तुम्हारे पेट्स कहाँ पर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवनी फिर से शाय से कहती है। उसके बाद शाय ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने पेट और एंजल दोनों को सामने आने के लिए कहता है। स्केली और अर्थू दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ, नहीं तो अवनी दीदी मेरे सारे बाल उखाड़ लेगी। शाय जोर से अपनी बहन अवनी से कहता है। शाय का ऑर्डर मिलते ही स्केली और अर्थू दोनों शाय के सामने आ जाते हैं। स्केलेटन क्वीन के बाहर आते ही इशिता एकदम से डर गई, क्योंकि इशिता को वह दिन अच्छी तरह से याद था जब इशिता शाय को जान से मारने ही वाली थी। तभी इसी पेट ने शाय को बचाया था, और इसके साथ ही उसने इशिता और रोहित के पेट को भी बीच में से काट दिया था। मेरी बहन, अब तो छोड़ दे, मैंने मेरे दोनों पेट को सामने भी ले आया। शाय अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है। शाय, तेरे पास एक ह्यूमनॉइड पेट है? अवनी हैरानी से स्केलेटन क्वीन की तरफ देखती हुई पूछती है। शाय, वैसे तुम्हारे पास कितने पेट है? आराध्या शाय को पूछती है, क्योंकि आराध्या ने सिर्फ फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ही देखा था, और अब जब उसके सामने 2 नए पेट खड़े हुए थे तो आराध्या थोड़ी क्यूरियस होती हुई पूछती है।
पहली बात यह कोई पेट नहीं है और मेरे पास कितने पेट है ये सब मैं आपको पार्टी खत्म होने के बाद बताऊंगा क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास कई राज है जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। शायद सभी कहती है। लेकिन शायद तुम हमें अभी क्यों नहीं बता देते हो क्योंकि यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं और रही बात इशिता की वो भी अवनी की दोस्त है इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और रही बात अनिका निधि और जय की वो सभी तुम्हारे दोस्त है तो तुम इन पर भी भरोसा करते ही होगे। वर्षा शाय से कहती है। ऐसी बात नहीं कि मैं इशिता अनिका निधि और जय आप भरोसा नहीं करता हूं तो नहीं बता रहा हूं मुझे इन पर भरोसा है। शाय सभी से कहता है।